नववर्षीय प्रथम पाक्षिक गुलाबी नाट्य संध्या में सभागार में उपस्थित सभी कला प्रेमियों का मैं आशीष जैन बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की नाट्य प्रस्तुति का शीर्षक है एन एनिमी ऑफ द पीपल। एक खूबसूरत प्रस्तुति का सृजन हो और दर्शकों को रस की निष्पत्ति निर्विघ्न हो, इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि प्लीज अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करें। मैं वाइब्रेशन मोड पर डालने की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिना है और प्लीज यहां पर हमारे एक्टर्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए प्लीज अपने फोन स्विच ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच अतिरिक्त निदेशक महोदया जवाहर कला केंद्र सुश्री प्रियंका जी जोधावत मौजूद हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और साथ में उनसे निवेदन करता हूं कि वो नाटक के निर्देशक श्री योगेंद्र सिंह परमार का स्वागत करें। यही तो है वही है मेरा तो ठीक है, प्रस्तुत है हेनरिक इब्सन की कहानी और श्री नेमीचंद्र जैन द्वारा रूपांतरित खेला एंड एनिमी ऑफ द प्यूपल। और आपका जनवाड़ी कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। और जब से डॉक्टर साहब हमारे लिए लिखने लगे तब से तो बता नहीं ये सकता। तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। वैसे डॉक्टर साहब दिखाई नहीं रहे। अब उनको लेकर वॉक पे गए हैं, आने नहीं होंगे। हमको टाइम नहीं है। लगता है आप मैं देखती हूँ। चेक करवा लेना ना। लेकिन उससे पहले फाइनल ड्राफ्ट रेडी। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक। खुश रहो। आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, यहाँ से निकल रहा था, सोचा मिलता हुआ चलूं। वैसे भी अकेले तो कम ही होते हो तुम लोग, लोगों की भीड़ तो हमेशा ही बनी रहती है घर में। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बस साथ साथ खाने का प्रोग्राम बन गया था। आप आइए ना अंदर, बाहर क्यों खड़े हैं? मैं चाय बनाती हूँ। नहीं, भोजन से पहले चाय बिल्कुल सहन नहीं होती। थोड़ी तो ले लीजिए। अब घर लौट के खाना ही खाऊंगा, इतना सब उठाता हूँ। यही कोई 2-3 चपाती। ठीक भी है, खर्च भी तो कम होता है तुम लोगों के मुकाबले में। भैया, हम भी उतने फिजूल खर्च नहीं है। और खर्च करने वाला जमाना भी कहाँ है बताइए। तुम्हारे मीटिंग का था, अब समझ जाए तो सब अच्छा हो जाए। कहाँ है डॉक्टर साहब? वॉक पे गए हैं और उनको लेकर।
आ जाना चाहिए। सेहत के लिए अच्छा है घूमना, है ना अश्विनी जी? चाय कैसी है? जी बहुत अच्छी है। सुना है मेरे भाई साहब आजकल आप लोगों की साप्ताहिक जो नाम क्या है इसका? जनवाणी। उसके प्रधान लेखक बन बैठे हैं। उसका लेखक न होने से काम नहीं चलता क्या? तो क्या है, सच बात कहने की उनकी आदत है ना। भैया चाय थोड़ी सी। हाँ, तारीफों के पुल बनेंगे तो कोई लिखेगा क्यों नहीं सच बात। किसी विद्वान ने कहा है भाषा की सृष्टि हुई थी मनुष्य के भाव को प्रकट करने के लिए नहीं, छिपाने के लिए। लिखने के मामले में और भी ठीक, सफेद झूठ को सत्य की तरह बना डालिए। दरअसल बात सब झूठ की नहीं है। मुझे लगता है रचना ऐसी लिखनी चाहिए जिसे पढ़ के सबको अच्छा लगे। लेकिन आप लोगों की कोशिश तो यही होती है प्रगति के नाम पर मालिक लोगों को गाली देकर पब्लिक को खुश करके पॉपुलर होने। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, क्या छोड़िए। वो फिर कुछ लिख रहा है क्या? हाँ, एक पुराना लेख है, यहाँ की नजर सफाई की तारीफ है। उस वक्त नहीं छपा था। ओ, तारीफ हो जाती मालिकों की। सोचा था ठीक मौका आने पर काम आएगा। ये तो ठीक मौका है। देखिए मेरा मानना तो यही भैया है। ये नल के कामकाज से इन्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। कितना लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिसाब लगाते हैं, खाने तक का होश नहीं रहता। होश कैसे रहेगा वसुधा? वो भी तो मालिकों में से ही है। Isn't he the creator of it? मतलब वही तो इसका जन्मदाता है। जन्मदाता। इस तरह की बातचीत बीच बीच में मेरे कान में भी पड़ती है। मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोगों का भी है। बिल्कुल, वो अक्सर ऐसा कहते हैं। 100 बार इस बात से इनकार किसे? मिस्टर कुमार, आप ही ने तो सारी योजना को अमली जामा करना है, ये तो सभी जानते हैं। ध्रुव तो ये कह रहा था कि वो आइडिया डॉक्टर कुमार का था। वो आइडिया होगा उसका, क्या वही काफी है? जब सचमुच काम करना होता है, जब कोई नई चीज बनाकर तैयार करनी होती है, उस समय अलग तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, अलग तरह के सिद्धांत जानते हैं हैं। हम सभी क्या बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। अश्विनी जी, नाश्ता अंदर ठंडा हो जाएगा, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। ध्रुव प्लीज आप भी, फिर बात करते हैं ना आराम से। तुम शायद जानते नहीं, ये जो अश्विनी है ना, इसका बाप प्रेस में एक मिस्त्री था, एक नंबर का नशेबाज और कमीना। ये आज पढ़ लिख के ढीठ हो गया है और फिर संपादक। छोड़िए बिना फालतू की बातों की टेंशन, क्या फायदा? अब आप दोनों भाइयों में इतना मेल मिलाप है तो कोई बाहर वाला कर भी कर सकता है। जो कुछ भी है आप दोनों ने मिलकर ही तो बनाया है। लेकिन क्या है ना वसुधा, बहुत से लोग बाकी लोगों के साथ हिस्सा बांट के चैन से नहीं रह पाते ना। ऐसा क्यों सोचते हैं भैया? ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते, और ये बात मैं बेधड़क कह सकती हूँ। लगता है यार अरे देखो कौन आया मेरे साथ, प्रशांत। रास्ते में मिल गए थे, आने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैंने कहा ऐसे कैसे, साथ चलो हमारे, ले आया मैं। और अरुण कहने लगा इसे फिर भूख लगी, खाने को दो और हमारे प्रशांत जी को कुछ खिलाओ। देखते नहीं भैया आए। अच्छा, अरे भैया है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? प्रशांत, ये मेरे बड़े भाई निर्भय कुमार, इस कॉलोनी के प्रधान व्यक्ति, नल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर और म्युनिसिपैलिटी के भी चेयरमैन। अबे चलता हूँ भैया, अभी भी तो आए थे, फौरन चले जाएंगे। काम भी तो है। अरे सुना, अरे भाई चाय नाश्ता लेके आओ भाई, और हमारे प्रशांत जी को कुछ खिलाओ। बिल्कुल तैयार है, आइए। अच्छा सुनो, मेरे लिए सिर्फ चाय, तुम चाय बहुत अच्छा बनाना। अभी हाजिर। चलिए भैया आइए। फिर खाना। अरे भैया इतने दिनों बाद आए, अच्छा लगेगा, आइए तो। वो लोग भी धूप है, तभी से देख रहा हूँ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, खाएंगे ही। हाँ, नसीब हो तो उन्हीं को तो जरूर खूब खाएंगे। उन्हें कितना काम करना है, कुछ बनाना है, लड़ाना है, कुछ उथल पुथल करनी है। उधर उधर कैसी उधर उधर? भैया जो उनके मन में इच्छा होगी ना, उसको लेकर उथल पुथल। जो अच्छा लगेगा उसको लेकर उथल पुथल, और जो बुरा लगेगा उसको भी लेकर उथल पुथल। एक शब्द कहूँ ना भैया, चारों तरफ बस उथल पुथल। एक जोरदार जवानी है। तब हम लोग कहाँ और हमारे जैसे दो बूढ़े तब कहाँ। क्या ढंग है ना भाई की बेइज्जती करने का। भैया नाराज ना हो, यहाँ जिससे भी मिलो ना वही दुखी लगता है। बेटे को ये हो गया, बेटी को वो प्रॉब्लम है, कामकाज का बुरा हाल है, या मालिक ने यूं कह दिया, चारों तरफ बस शिकायत और असंतोष। तब इन लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि नई दुनिया सी है। तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, तुम्हें क्यों लगेगा? तुम तो सदा से यहीं रहे हो। मुझे रोजगार की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। मैं तो वैसे भी घर से निकाला हुआ। सब बातें छोड़ो। अब बुजुर्ग लोगों ने जो भी किया उसका आलोचना करने का कोई फायदा है?
भैया मैं देश भर में घूम चुका हूँ, पर हर जगह देखा एक बूढ़ा जर्जर समाज जो जवानी की गर्दन पर चढ़कर बैठा है और कौवे की तरह उसके दिमाग को नोच नोच कर खा रहा है। खुद भी नहीं मरेगा और बच्चे को भी आगे नहीं बढ़ने देगा। ओ विभत्स। तब इन लोगों को देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है भैया। ये लोग झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। भैया तुम, आई एम थैंकफुल टू यू। तुम मुझे अगर यहाँ नहीं बुलाते तो शायद मेरा जिंदगी में दोबारा लौटना नहीं होता। हाँ, आजकल मैं कितना इमोशनल होता जा रहा हूँ। उम्र बढ़ने से यही होता है, नफ्स बिल्कुल बेकार हो जाती है। जानते हो भैया? जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि एक बार जो इंसान पागल हो जाए ना, वो ताउम्र पागल रहता है। और तुम वंस दादा तो ऑलवेज दादा। चाय नाश्ते नहीं आया अभी तक? वसु, अबे मैंने ही मना किया था। भैया वो घटना याद है जब पिताजी ने, You are a great man. तुमने उस एक छोटे से गांव को कितनी बड़ी एक कॉलोनी बना दी। तुमने तो दी मुझे असली प्रेरणा। तुम नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा नट लगाने का काम अपने हाथों कभी। अरे वसु, मेरा कोई पार्सल आया क्या? नहीं आया है। आज मैं कितना सुखी हूँ। ये सोफा, ये सेंटर टेबल, ये सब हमने पैसा बचाकर खरीदा। कितने दिनों बाद ये सब कर पाया। तभी एक घर जैसा लग रहा है, एक घर जो अपना सा लगता है। खाओ। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं बस ये देख रहा था, ये जनवाणी का संपादक अश्विनी बड़ा खाने वाला है। भैया इसके पेट में इलास्टिक है। ज्यादा काम में लेने से इलास्टिक ढीली पड़ जाती है। कह देना उनसे, चलता हूँ। अबे जी, तुम्हारा कोई लेख पड़ा है इन लोगों के पास जनवाणी में, शायद जिसे ये लोग छापना चाहते हैं। कुछ रुपया पैसा भी देते हैं या? अरे रुपया पैसा नहीं, बोले वो अब नहीं छप सकता। क्यों? यही तो ठीक मौका है। ठीक कहना मुश्किल है, कम से कम आज तो नहीं छप सकता। हो सकता है कि ये कुछ मेरा भ्रम हो, या ये भी हो सकता है कि मेरी कल्पना हो, या भाई क्या बेकी बातें करने लगे तुम? कुछ छिपाने की बात है मुझसे भी? देखो मैं नल कॉर्पोरेशन का एक डायरेक्टर। वाह, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ कि मैं यहाँ का। पर क्या होगा ये सब झगड़ा करके भैया? झगड़ा करने की आदत नहीं है मेरी। नल के मामले में सब काम बिजनेस लायक तरीके से होना चाहिए। मैं किसी भी तरह तुम्हारे उस उल्टे सीधे रास्ते का समर्थन नहीं करूंगा। तो मैं उल्टे सीधे रास्ते पे चलता हूँ। अब भाई हमेशा से तुम्हारी सनक ही है कि तुमने जो चाहा किया, जिसकी वजह से पिताजी के साथ उस दिन झगड़ा हुआ था। समाज के सामने व्यक्ति को सिर झुका के चलना होता है। असल में समाज की भलाई के लिए जो उसके प्रधान है, उस अथॉरिटी को मानना ही होगा तुम्हें। मैं ये सब नहीं मानता। और ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि पिताजी ने मुझे घर से निकालकर अच्छा किया था? कभी नहीं भैया। भैया अथॉरिटी तभी तक मानी जाती है जब तक वो जनता की भलाई के लिए काम करे। तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ, अपना स्वभाव बदलो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें। चलता हूँ। हाँ, उन लोगों से भी कह देना। भैया चले भी गए? हाँ, बड़ी तेजी के साथ। नहीं, तुम दोनों भाइयों में ना फिर कुछ शुरू हुआ। पर क्यों? क्या बात है? भैया किसके इतना नाराज? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ताज्जुब की बात है कि वो पार्सल अभी तक नहीं आया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमारे आपके भाई साहब का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ लगा। पेट की खराबी। भैया को तो बिल्कुल हजम ही नहीं होता। खास करके आपकी जनवाणी पत्रिका की तो कोई चीज उनके पेट में नहीं बसती। अब जानते तो हो कि भैया बैचलर है, घर गृहस्थी है नहीं, उसके अलावा काम काम और काम, सारी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती है। अब आदमी कितना सहन करे। अरे वसु, अरे मैं चाय नाश्ता नहीं आया अभी तक। ये प्रशांत पहली बार हमारे घर आया है। पक कर ली। अब जरा चाय पी के गला तक कर। और प्रशांत जी, इस बार बहुत दिन बाद मिलना हुआ ना? लास्ट शिमला स्टेशन पर मिले थे। आप भूल गई, उदयपुर में तो मिले थे। अच्छा हाँ, आपका कोई बिजनेस है शायद। लो, तुम फिर भूल गई। अरे ये प्रशांत है, दवाई कंपनी के अंदर ट्रैवलिंग एजेंट है, याद नहीं तुम्हें? ओह हाँ, फिर तो किसी काम से ही आए होंगे। जी नहीं, छुट्टी लेकर घूमने। आप नहीं जानती, डॉक्टर साहब को बता चुका हूँ। ये हमारा एक मकान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरूर जानते होंगे, आपके भाई निर्भय कुमार हमारी फंड के डायरेक्टर है। सिर्फ एक के, ऐसे कईयों के हैं। वो क्या आपको जानते हैं? शायद नहीं। अब आए ना तो कुछ दिन तो रुकेंगे। जी नहीं, हफ्ते में भी चला जाओ। अब चले जाएंगे तो घर का क्या होगा? जैसे अभी ताला बंद। फिर शोर शुरू। आप लोग चाय पीजिए, मैं आ रही हूँ बाबा। क्या है? अश्विनी जी अगली बार के जनवाणी में कुछ निकलेगा क्या? खास कुछ नहीं। हाँ, इसलिए इस बार आपका लेख छाप रहे हैं डॉक्टर साहब। वही पुराना लेख। बोले
नहीं उसे इस बार मत छाप। ठीक है, स्टेशन छोड़ी है। इसके अलावा छापने के लिए ठीक मौका यही है। तो अच्छा है, आपका लेख पढ़ा जाएगा। मंजू तेरा स्कूल के रात का खुला रहता है? नहीं, एग्जाम्स का झमेला है। वाह, चाय हो रही लगता है। प्रशांत, इसे पहचाना? मेरी लड़की मंजू। हाँ, मैं पहचान गया। हाँ, ये तो वही पेटेंट दवाई का फॉर्मूला। हाँ, कहाँ से है अंकल? फिर से कोई नई दवाई लाए क्या? नहीं लाए? हाँ हाँ लाया हूँ। तेरा मुंह देख कर लगता है विटामिन बी की कमी होगी तुझमें। हमारा एक पढ़ा था, इसमें तुझे मिलेगा केली ग्लाइकोफोक्स 6 ग्राम, सोडियम ग्लाइकोफोक्स 5 ग्राम, पोटेशियम ग्लाइकोफोक्स 5 ग्राम, निकोटीन 10 मिलीग्राम। सचमुच अंकल, आप ऐसे कितने 100 फॉर्मूले जानते हैं? बताइए, मुझे तो एक चीज भी याद नहीं रहती। पापा, आपका एक पार्सल था मेरे पास। पार्सल किसने दिया? पोस्टमैन ने, स्कूल जाने में। और तुझे अभी याद आ रहा है? शाम को भूल ही गई, उसके बाद से कमेटी मेंबरों के घर घर भटक गई। अच्छा ठीक है, चल दे फटाफट। मिल गया तुम्हारा पार्सल? आ गया? हाँ, ये वही है। अच्छा सुनो, अरुण तो नहीं है अंदर? सो गया है। क्या मामला है माँ? पता नहीं। अब ये क्यों तो उठा लाई? ये लड़कियों की कॉपियाँ स्कूल की सेकंड मिस्ट्रेस ने ईश्वर के विषय पर निबंध लिखने दिया था। कौन कितना झूठ लिख सके यही देखकर नंबर देने हूँ। आपके स्कूल में झूठ लिख के पास हुआ? सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी स्कूलों में जैसे ईश्वर है या नहीं, इसका ठीक से पता नहीं। फिर भी सिखाना पड़ता है ईश्वर न सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़ा दयालु भी। ये भी सिखाना पड़ता है कि हमेशा टीचर्स की बात माननी चाहिए। जबकि पता है, जानती हूँ टीचर्स भी ना बच्चों को कभी कभी सेल्फिशली एडवाइस दे देते हैं। ये भी सिखाना पड़ता है कि हमेशा सच बोलो। जबकि पता है जीवन में ना तरक्की हासिल करने का सबसे बड़ा रास्ता है सच ना बोलना। आप एकदम सच कह रही हैं मंजू जी। कभी लगता है सब छोड़ छाड़ कर ना अपना ही स्कूल चला दो, अपनी पसंद का काम तो कर पाऊंगी। बेटा, अगर तो सचमुच ट्यूशन वगैरह करने की सोच ली तो मेरा मकान से खाली रहता है। थैंक यू अंकल, मैं सोचूंगी इस बारे में। लेकिन आप ये स्कूल वगैरह करते क्यों ना? आप तो आर्टिस्ट हैं, वो बात कर दी आपने। ठीक वक्त पर मिल जाएगा। बड़ी जोरदार खबर है मेरे हाथ में, सारे शहर में खलबली मच जाएगी। खबर? कैसी खबर? एक बड़ा भारी आविष्कार। कैसा आविष्कार? तुमने किया है? हाँ मैंने ही। इस समय अगर आकर कोई मुझसे कहे ना कि ये पागल बने, हिम्मत नहीं हो सकती। जानता हूँ नहीं होगी हिम्मत। पापा क्या हुआ है लेकिन बताइए तो। अरे बताता हूँ। भैया यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। देखते कि हम लोग किस तरह सिर्फ बंधुओं की तरह रास्तों पर चलते हैं। लेकिन मामला क्या है डॉक्टर साहब? तुम्हारी कॉलोनी में जनरल हेल्थ खूब अच्छी है, ये अक्सर कहा जाता है ना। यहाँ जरूर दूसरी कॉलोनी की तुलना में सहूलत थी। ऐसी एक कॉलोनी और भी अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए। नए लोग आए, स्वास्थ्यहीन, बीमार। क्या कहे जा रहे हो? वसु हम सब बात का समर्थन करते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं। मैंने तो जनवरी में लेख लिखे भाव से देखो। लेकिन उससे हुआ क्या? तुम्हारी नल व्यवस्था को हम कहते हैं कॉलोनी का प्राण केंद्र। हाँ, प्राण केंद्र का कम नहीं सीखते। हाँ, हम लोग भी चीखते हैं, पर जानते हैं कैसी अपूर्व जनहितकारी एक पानी बिल की योजना जिसमें पानी की तरह रुपया बहा गया। जानते हैं इसका असली रूप क्या है? नहीं जानते, लेकिन बताइए तो हुआ क्या? क्यों, क्या हुआ है? फिल्टर्ड वाटर के नाम पर कीटाणु से भरा हुआ पानी हमें पीने को मिलता है। हमारे पीने के पानी में हमारे पानी में? लेकिन ये कैसे हो सकता है? साहब, this is not possible. I can't believe it. The whole place I tell you is a white sepulchre. पानी पंपिंग स्टेशन और रिजर्वायर जहाँ है वहाँ पर बहुत सारे चमड़े के कारखाने। सारा कूड़ा करकट जमा होता है वहाँ पानी के पास, और वही गंदगी हमारे पानी को भीतर ही भीतर गंदा कर देती है। और हम सब सोचते हैं कि कितना बढ़िया पानी पी रहे हैं। लेकिन आपको इस बात पर क्या पक्का यकीन है? एकदम पक्का यकीन था। जहाँ तक पॉसिबल था मैंने बहुत जांच की। पिछले साल कुछ केस आए भी थे, याद है वसूला? सभी टाइफाइड और गैस्ट्रिक अल्सर के थे। हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। शुरू में मुझे लगा कि ये लोग बाहर से इन्फेक्शन लेकर आ गए, पर बाद में लगा कि टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 3 हफ्ते, और मरीज को आए हुए हो गए 4 हफ्ते। उसके बाद से मैं पानी की जांच करता रहा। ओह, तुम इसलिए इतना बिजी थे आज? बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। केमिकल एनालिसिस के लिए थोड़ा सा पानी दिल्ली भेजा, उसी से प्रूव हो जाएगा कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। खाइए तो बाहर के काम में इस्तेमाल कीजिए। इट इज एब्सोल्युटली इंजरियस टू हेल्थ। माय गॉड, इतने दिन तक तुम लोग जाने क्या क्या खाकर मरते रहे, तकदीर से तुम्हें बात सूझ गई वरना। तो क्या करना ठीक है आपकी राय? क्यों ना सारी व्यवस्था को ही बदल दिया जाए। ये क्या मुमकिन होगा? बिल्कुल मुमकिन है। अरे करना ही होगा हम लोगों को। ये पानी तो सचमुच ही हमारा प्राण केंद्र है, और वही केंद्र अब सड़ने लगा है। नए सिरे से बनाना होगा। क्या क्या करना है मैंने सब सोच रखा है, सारी प्लानिंग कर रखी है। कैसे आदमी हो, इतने दिन इतनी बड़ी बात छुपाए रखी? पागल हो रही हो?
वक्त की जानकारी के पहले गोलमाल शुरू हो जाए ऐसा काम मैं नहीं करता। मंजू तू मेरे साथ चल दाऊद के घर पर, ऐसे जॉब उठाएंगे। थोड़ा हमेशा सोचते हैं मेरा दिमाग खराब है। सारा काम फिर से शुरू करना। सारा काम फिर से? बिल्कुल वो सब अब नहीं चलेगा। यही तो, एक बार पता चल जाने के बाद पुराना इंतजाम कैसे चलाया जा सकता है? मंजू मुझे याद होगा कि मैंने पहले भी उन लोगों को वहाँ वार्निंग दी थी कि रिजर्वायर वहाँ ना बनाया जाए। अरे इतने लोगों की जान की जिम्मेदारी है पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इस बार मैं चिल्ला कर सबके मुंह पर कह दूंगा। ये डायरेक्टर लोगों के लिए मैंने एक लेटर लिखा है। एक काम कर, स्कूल जाते वक्त ताऊजी को दे आना। पर ताऊजी क्या सोचेंगे? वो जो भी सोचेंगे देखा जाएगा। जनवाड़ी में खबर छापने में तो कोई आपत्ति नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पब्लिक जितना जल्दी जाने उतना ही अच्छा हाँ, है। जरूर। डॉक्टर कुमार, आप एक सच्चे इंसान। क्या कहते हो जरूर। नहीं सचमुच, कॉलोनी में और कौन है जिन बालों की चिंता करता है बताइए? You are the greatest man in our colony. अरे आप सब लोग इतना बड़ा चाहकर क्यों गए? सच में मैंने ऐसा क्या किया? अश्विनी सर, क्यों ना डॉक्टर साहब का एक नादिर अभिनंदन किया जाए? ठीक कहा है तुमने। मैं भागीरथ जी को अभी इस बारे में खबर देता हूँ। अरे नहीं, ये पागलपन मत कीजिए प्लीज। कुछ चाहिए आप? डायरेक्टर लोग खुश होकर आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। अरे वे दे देंगे तो क्या मैं ले लूंगा? मैंने ऐसा कौन सा बड़ा भारी काम किया है? ये तो डॉक्टर मेरा साहब, इतने दिनों में एक सच्चा काम हुआ है। सचमुच डॉक्टर साहब, इन शब्दों में आपकी तारीफ करूं मैं। अरे मान भी जाइए डॉक्टर साहब, मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे जानते हैं। पापा आप ऐसे क्यों बोलते रहते हैं? सब ठीक ही तो कहते हैं। अरे आप सब लोग ये मंजू, आखिर में तू भी। सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने देशवासियों के लिए कुछ कर सकते हैं। अरे वसुधा, तुमने इन लोगों को बताया नहीं हमारी शादी के बाद लोग भूल गई? अरे वही कि मैं कितना डॉक्टर बना। देखो ना ये सब लोग कितना बड़ा चला कर बाप रे, वो बात भूलूंगी। जानते हैं ना लोग सुहागरात को कैसी कैसी बातें करते हैं। और जानते हैं मैंने क्या सुना था? मैंने सुना था कि एक आदमी की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। डॉक्टर साहब आपके जी भैया, जी बिल्कुल। भैया का फोन था? हाँ, क्या कह रहे थे? दोपहर को आ रहे हैं। देखो, फिर तुम घर पे रुकना, अब निकल मत पड़ना झट से। अरे नहीं मैं यही हूँ। अब है सोचती हूँ कि हमारे भैया जैसे आदमी है, इस पूरे मामले को कैसे देखेंगे? वसु, भैया बहुत खुश नहीं होंगे। खोज उन्होंने नहीं मैंने की। ये बात वो सहन नहीं कर सकेंगे, देख लेना तुम। पर तुम संभाल लेना। ऐसा कहना कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है और ये आइडिया भी ना उन्हीं का दिया हुआ था। फिर सब ठीक है, देख लेना। हाँ, मेरा क्या है, बस ये पानी का मामला ठीक हो जाए किसी भी तरह से। अरे ये मामला क्या है भाई? ये सब सच है क्या? पिताजी आप पापा आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पहले बताओ सच है कि नहीं? सच है तो रुको मैं चलूं। क्या सच है क्या? अरे तुम्हारे बेहतर वाली का पानी के नल के बारे में सच है क्या? हाँ हाँ सच है, पर आप अंदर तो आइए। हाँ। आपको कैसे पता चला? डॉक्टर बाबू, इस बूढ़े से कुछ छुपा नहीं रहता। तो मंजू आई थी स्कूल जाते वक्त। तो मंजू ये सब कर रही है? इतना आसान नहीं होता डॉक्टर बाबू। इस दुनिया में किसी भी यकीन किया नहीं कि क्या काम से पता भी नहीं चलेगा। देखो भाई, मैं तो झंझट में पड़ता नहीं, तुम भी मत पड़ना, समझे क्या? अब तो मतलब ये सब सच ही है फिर। हाँ, 1000 बार सच है। क्या खा ले, बस्ती वालों का बहुत भला नहीं होगा। बस्ती का भला? मेरी वाह क्या बात कही है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अपना दामाद ही ऐसे नकेल डालेगा। भाई वाह वाह वाह। केल? कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? मैं चाय लेकर अरे तुम चाय छोड़ो। डॉक्टर बाबू, मुझे बता आखिर मामला क्या है? सुना कि पानी के बॉम्बे में कुछ बहुत सारे कीड़े मकोड़े घुसा है। कीड़े मकोड़े नहीं, बैक्टीरिया। हाँ वही सुना, कितने क्योंकि हुआ भी नहीं। हाँ सचमुच लगता है लाखों होंगे। अच्छा, और वो लोगों को दिखाई भी नहीं देते। हाँ पिताजी नहीं दिखाई देते। भाई वाह क्या बात कही है, मजा आ गया। पहली बार तुम्हारे मुंह से कोई अच्छी बात सुनी। क्या मतलब है इसका? डॉक्टर बाबू, तुम अपने भाई को इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं दिला पाओ। क्यों नहीं? देख लेना होता है या नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना बड़ा मूर्ख है? अगर एक वैज्ञानिक अनुसंधान पर यकीन करना मूर्खता है तो आपकी पूरी बस्ती के लोग वैसे मूर्ख होंगे। पूरी बस्ती? भाई वाह क्या बात कही है। फिर तो अच्छा सबक मिलेगा इन बाबू लोगों को। देखो डॉक्टर बाबू, हम इस कॉलोनी के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे पिताजी से पहले हमारे घर की नींव पड़ी थी।
जिस साल टोले हमारे चमड़े के कारखाने की शुरुआत हुई, उसके अगले साल तुम्हारे बाबूजी ने मेरे पिताजी से जमीन लेकर के यहाँ गृह प्रवेश किया था। अरे बड़ी चालाकी से पानी के बोल बिकवा दी जमीन। अब देखो चमड़े के कारखाने से कैसी नफरत, और देखो तुम्हारे पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया मेरी बेटी से ब्याह करने के कारण। और मैं भी ऐसा मूर्ख यहाँ आके सारा दोष अपने बाप के माथे मढ़कर मीठी मीठी बातें करी और मैंने यकीन कर लिया। बस भैया यही यकीन करके तुम्हें धोखा खा गया। अरे जरा आपने बताई बस्ती वाली बात, अरे बताई होती तो उनकी भी रहती, हमारी भी रहती। ठीक है भाई, अब चला जाओ, कुछ दिन और चला जाओ। इन सब बातों का क्या मतलब है? अरे आप तो चला जाओ, और हाँ मंडी को अगर अच्छा सबक सिखा सको, तुझे पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। निर्भय उसकी मंडली को सबक, ये सब आप क्या कह रहे हैं? और पैसों का मैं क्या करूंगा? अब तो ठीक है, पैसा तो कहीं और खर्च कर देंगे। आपका पैसा है, आप देंगे, मैं क्या जानूं? अरे उड़ाने के लिए कुछ नहीं डॉक्टर बाबू मेरे पास। अरे पहली जमीन कोड़ियों के बोल बिकवा दी है, फिर देख पूरा शहर बस गया, 100 की तो दाम आसमान में चढ़ गए। अब तो जीने का मतलब है खर्चा ही खर्चा, बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ। ओ, लगता है आप कुछ काम में लगे हुए हैं। अरे नहीं अश्विनी, आइए 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 बैठिए। लोग भी हैं समाने में? हाँ ये लोग भी हैं। हाँ भाई, मुझे तो पहले समझ लेना चाहिए था। अखबार में खबर छपाने की जरूरत तो पड़ती है ना भाई। हाँ भाई डॉक्टर बाबू मान गए, तुम वाकई बहुत होशियार हो। अब सब कुछ बता दो इनको, देखे कौन क्या कर सकता है। तो मैं चलता हूँ। अरे थोड़ी देर तो ठहरिए आप। नहीं बस अब नहीं, पहले खेल को चित्र से जमा करो, फिर मुझे तो आना ही पड़ेगा। हाँ अब देखना यह है कि तुम्हें हारना ना पड़े। अरे वसु, अरे तू कहाँ रह रहती है? अरे अभी से जा रहे हैं? हाँ। चाय ला रही हूँ बस। नहीं चाय नहीं चाय नहीं। अब इसकी क्या अरे जरूरत तुम ये है? रखो, खुश रहो खुश रहो। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते। सचमुच बड़ा मजेदार मामला है। बुढ़ऊ किसी भी तरह यकीन नहीं करना चाहता पानी के मामले में। डॉक्टर साहब आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। देखिए सुनने के बाद से ही मैं सारे मामले पर सोचता रहा हूँ। हाँ ये तो अच्छा ही है। आपके लिए डॉक्टर की हैसियत से ये पानी का मामला जरूर ये एक अलग सी घटना मात्र है। वैज्ञानिकों का ढंग ही वो है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ और भी जो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मैं आप अभी तक ठीक तरह समझ नहीं सकता। नहीं सचमुच नहीं, क्या है जरा बताइए तो। आप कह रहे थे कि पानी खराब है मिट्टी की बहुत सी इम्प्योरिटीज के कारण। बेशक यही चमड़े के कारखाने के तमाम जहरीले स्मैम के कारण। असल में स्वयं तो चमड़े का नहीं और किसी चीज़ का है। और किसी चीज का क्या मतलब? हम सब लोगों की जिंदगी और पूरी म्यूनिसिपैलिटी जिसके कारण सड़ उठी है, यानी मैं चाय ले। जी नहीं। पर अश्विनी सभी लोग तो नौकरशाह नहीं है। डॉक्टर साहब जो नहीं है वो उनके भाई बंधु हैं, उनके पिछले अब्बू हैं। चुपचाप ये लोग काम कर रहे हैं, ढंग से कुछ एक भले आदमियों को खरीद रखा है, उन्हें आगे कर रखा है। चोर बाजार कर रुपया और उसी रुपयों की बदौलत उनकी सारी मुखियागिरी चल रही है। असल में हमने ही सारी पावर उन लोगों के हाथ में दे दी। पर ये सभी लोग अनुभवी लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं। पानी का नल डालते समय तो उनका अनुभव या उनकी योग्यता किसी काम में ही नहीं है। जो काम हमारा असली काम, डॉक्टर साहब जो हमारा प्राण केंद्र था, वहीं पहुंचे तो मालूम हुआ कि हमारे अनुभवी लोग तो गोलमाल किए बैठे। तो सचमुच बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। पता चल गया है तो जरूर सब ठीक कर दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं इतनी आसानी से हो जाएंगे? अब आसानी से हो या मुश्किल से, करना तो होगा ही। अगर ऐसा है तो आपके इस काम के लिए मैं अपने अखबार जनवाणी के सारे पन्ने आपको दे दूँ। आपके अखबार में? जी हाँ, अखबार तो जनता के लिए होता है, और आपको तो पता ही है जनवाणी ऐसे मुद्दे पहले भी उठाता रहा है। जब से मैं एडिटर बना हूँ, मेरी तो कोशिश ये है कि कुछ भी करके नौकरशाहों के दर को उतर सकूँ। पर आपने तो कहा था कि उसके कारण आपको काफी परेशानी हुई थी और अखबार बंद करने की नौबत आ गई। वो मामला क्या हुआ था, मुझसे ही थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई और मैं तब एडिटर नहीं बना। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब इस बस्ती के लोग उन लोगों के खिलाफ जाने लगे हैं। अब तो हमें फॉर्मली खड़े होने की जरूरत है और इस बार हमें पुकार कर कहना होगा कि अब तक तुमने बहुत लूट लिया, पर अब नहीं। इस बार इस झूठे प्रपंच के फंदे को काटना ही होगा।
जनता को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए सारे पुराने विश्वासों को तोड़ना बहुत जरूरी है। आई एग्री विद यू। अंधविश्वासों के खंभों को उखाड़े बिना काम नहीं कर सकते। एक और बात, देखिए आपके भाई साहब निर्भय जी के नाम का जिक्र अगर कहीं भी ना करना पड़ता ना, व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन एक बात आप भी मानेंगे, सबसे ऊपर है सच, उसके ऊपर। हाँ वो तो है ही, पर ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ऊंची तबीयत का आदमी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरा भी नहीं। निर्भय जी के नाम का जिक्र मैं नहीं करना चाहता। अगर आप सोच कर देखिए, कोई अखबार वाला अगर ऐसी खबर पाके उसे हाथ से जाने दे तो उसका प्रश्न किया जा सकता है? क्योंकि के चुनाव आ गए, अखबार अब तो चुप नहीं बैठ रह सकता, कि किसी ना किसी पक्ष का साथ तो देना ही होगा। मैं जानता हूँ इसके बाद में अधिकारी लोग कहेंगे कि ये तो जनता को क्रांति के लिए भड़काना है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बगावत करना है वगैरह वगैरह, मगर उन्हें जो कहना हो वो कहते रहें। मेरे लिए यही काफी है, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहूं बस। प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या बताऊं। कौन? इधर आ जाइए। खबर सुनते ही दौड़ा आए डॉक्टर साहब। अरे भगीरथ जी आप मुझे ढूंढ रहे थे क्या भगीरथ जी? पता नहीं था कि आप यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के पास आए। आइए आइए प्लीज। सुनिए, तुम जो कह रहे थे सच है क्या? डॉक्टर साहब ने यहाँ के पानी को घातक कीटाणुओं से भरा हुआ बनाया है। हाँ बिल्कुल सच है। सुना डॉक्टर साहब, अच्छे पानी का इंतजाम ये आप ही कर सकते हैं। अकेले नहीं, हम सब मिलकर कोशिश करें तभी। इसीलिए आया हूँ बेटिया, मेरी मामूली ताकत से जो कुछ संभव होगा सब आपके लिए कर दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हम सब मध्यम वर्गीय लोग आपके चारों तरफ मौजूद हैं। ये छोटे छोटे मकान वाले, स्थानीय महाजन, असल में डॉक्टर साहब इस देश में हम लोग ही रहेंगे। इस देश में जो कुछ अच्छा काम किया है वो मध्यम वर्गीय लोगों ने ही किया है, अब भी करेंगे। पर भगीरथ जी मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी खास व्यवस्था की जरूरत है। डॉक्टर साहब, सारा मामला बहुत सहज और सरल है। डॉक्टर साहब, यहाँ की अथॉरिटीज यानी इन अधिकारी लोगों को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये किसी की भी समालोचना या सजेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर अगर एक आंदोलन खड़ा कर सके तो सबसे अच्छा होगा। हाँ, एक सभा, एक डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन देखिए डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ही सोच विचार कर, समझ बूझ कर काम करना पसंद करता हूँ, और जितना भी काम करूँगा आप देखिएगा सब देख सुनकर भली बातें इंतजाम करके ही करूँगा। अब गवारों की तरह तो काम आपको मुझसे नहीं अरे मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं भागीरथ जी, दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। बताता हूँ, देखिए इस बस्ती को बनाने वाले जो मुख्य लोग हैं उनमें हमारे निर्भय साहब ही हैं। ये लोग श्रद्धा के पात्र हैं। और देखिए, ये लोग अगर जमीन बेचने की बजाय किराए पर उठाते तो उतना रुपया नहीं मिलता। अब अगर ये लोग जमीनों के बीच बीच में ये सड़कें न बना देते तो ये छोटे छोटे प्लाटों की बिक्री नहीं होती। इसका मतलब है दाम कम मिलता। अब ये रास्ते अपने पास रहने से उनकी मरम्मत वगैरह का भी खर्चा होता है, इसलिए चुंगी को दान कर दिया। अब खर्च देते हैं हम लोग टैक्स के द्वारा, और खर्च करते हैं वे लोग अधिकारी बनकर। डॉक्टर साहब, उन लोगों ने नल इसलिए लगाया कि जमीन बिकेगी, पर उसे चुंगी को दान नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे आगे तो खर्च की बजाय मुनाफे की संभावना बहुत अधिक थी। ठीक है, पर पानी का नल तो हमारे जीवन का प्राण केंद्र है। मुझे तो किराएदार मिलते हैं इसी के भरोसे पर, और इन मध्यम वर्गीय लोगों की वजह से ही मेरा प्रेस चलता है। आप समझ नहीं रहे डॉक्टर साहब। नहीं, मैं ये तो समझ रहा हूँ कि ये पानी नल की वजह से ही बहुत लोगों का खाना पहनना है, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? नहीं समझे डॉक्टर साहब, जो नल हमारा प्राण केंद्र है वही नल कुछ एक लोगों के हाथ में है। फिर ये जो चुंगी है ये है नल का मुख्य प्राण केंद्र। अब चुंगी कहे कि पानी नहीं चाहिए तो पानी कहाँ जाएगा? नल में वापस लौट जाएगा। और फिर भी देखिए, ये दोनों ही प्राण केंद्र कुछ एक लोगों के जेब के केंद्र बने हुए हैं। कमाल की बात तो ये है कि जो लोग नल के मालिक हैं वही चुंगी के अधिकारी बने बैठे हैं। ये बात ठीक थोड़ी है। इसीलिए इस बार ये सुमति समिति वाले बहुत जिद करके ये लोग अब मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं खड़ा होऊंगा इस जनता के लिए, इस मध्यम वर्ग के लिए। सुमति समिति ये है क्या? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ये लोगों ने हाल ही में बनाई है अचानक। आप जानते हैं अश्विनी, परिमिति के लिए मनुष्य का आग्रह चिंतन काल से चला आ रहा है, और वो कभी अजय नहीं होता है। और इसी परिमिति की समझ में होने से व्यापारी के कामकाज से लेकर हलवाई की मिठाई तक कुछ भी नहीं जमता है। इसीलिए समिति हुई है आज।
और ये परिमिति यानी सुमति ये हमेशा से ही है। और महोदय हम अच्छे से समझते हैं कि आपके छोकरों का उक्त राजनीति से दूर रहना क्यों जरूरी है। खैर छोड़िए इस बात को। इस चुनाव में ये हमारा एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है बस। और ऐसा है अश्विनी, मेरे ही प्रेस में आपका अखबार छपता है। कहना नहीं चाहते इस बात को। डॉक्टर साहब, यहाँ के नागरिकों की ओर से आपका पूरा स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना को आप ही हैं जो अंधेरे से प्रकाश में लेकर आए। अब ये बात अवश्य ठीक है कि स्वागत की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे ये अधिकारी लोग नाराज ना हो जाए, बस इन्हें बुरा ना लगे। हाँ, अगर अधिकारी लोग पसंद ना करे फिर तो शायद कुछ भी ना किया जाए। आप तो साहब बहुत ही गुस्सा दिला है। अधिकारियों को नाराज करने का कोई काम नहीं किया जाएगा। इतने दिनों तक इन लोगों के साथ में हंसी खुशी से रहते आए हैं और रहना भी होगा। उन्हें यूं ही बेटा नहीं समझना नहीं, अब नहीं। अगर आप लोग अब भी ऐसा करेंगे तब तो मुझे माफ कीजिए, मेरे प्रेस में ऐसा अखबार नहीं छपेगा। भागीरथ जी, किन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद दूं। आप लोगों के उत्साह से मेरी छाती फूल उठी है, अपने ऊपर भरोसा हो रहा है। चाय पियेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, धन्यवाद। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है जी जी, कल के अखबार में डॉक्टर साहब का पूरा लेख छाप रहा हूँ। चुनाव के लिए बहुत जरूरी है जॉइंट प्लेटफॉर्म। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब का लेख ही तो असली चीज है, वरना हमें लड़ने के लिए शक्ति कहाँ रहेगी। तो डॉक्टर साहब जी, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनिए, छाप दीजिए। अच्छा सुनिए जी, एक बार प्रेस मारेंगे आप? वो थोड़ा काम बाकी है, मैं पूरा करके आता हूँ। ठीक है, पूरा करके ही आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता अब कुछ लोगों की कायरता और कोढ़ता दिखाने का वक्त आ गया? आप क्या भागीरथ जी की बात कर रहे हैं? जी, ये उन लोगों में ही है जो आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाए रहते हैं। आदमी बुरे नहीं है, पर एक बार जरा जोर से खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है इनमें। इस बस्ती के लोग इन्हीं की तरफ मुड़ रहे हैं। आप देखना, जरा सी जबरदस्ती करके भेड़ों की झुंड की तरह पीछे पीछे भाग निकलेंगे। मैं कम से कम इस बार देखना चाहता हूँ कि ये सब भले आदमी कम से कम एक बार सर उठाकर खड़े होते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि समाज के कल्याण के लिए ये सब करना जरूरी है तो कर लीजिए। मैं बस एक बार अपने भाई के साथ बातचीत कर लूंगा। वो जो मैं अपनी तरफ से एक संपादकीय लेख तैयार कर रखूंगा, लेकिन अगर निर्भय जी समर्थन न करे तो? ये बात आप कैसे सोचते हैं? सोचना जी बहुत आसानी से सोचा जा सकता है। अगर वे समर्थन न करे तो? ठीक है, मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपको मेरा आर्टिकल छपने के लिए मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कमेंट करते हैं ना? एक काम करिए, आप इसे ले ही जाइए। आपके पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, पढ़कर बताना कैसा लगा। इसके अंदर से वो दिल्ली से रिपोर्ट है। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे लगता है काम शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अश्विनी जी, देखना सब कितना आसानी से हो जाएगा। आसानी से, आसानी से। सुधा, बसु, भैया कब लौट आई? अभी भैया नहीं, मैं इतनी देर अश्विनी से बात कर रहा था। अच्छा बसु, ये सब लोग मेरी खोज से चौंक उठे। शुरू में मैंने जैसा सोचा था मामला ठीक वैसा नहीं है। ये लोग इस बात को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। अरे उन लोगों का मानना है कि इस बात का नतीजा बहुत दूर तक जाएगा। अश्विनी तो जनवाणी के सारे पन्ने मुझे देने को तैयार है। इतनी सबकी जरूरत है? अरे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। पर तुम जरा सोचो, एक प्रगतिशील अखबार मेरे साथ है। तुम सोच नहीं सकती वसु कौन कौन लोग हैं मेरे साथ। अच्छा बताओ, कौन कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? अरे बहुमत और इस बस्ती के करीब करीब सभी लोग। और इससे तुम्हारी भलाई होगी। अच्छा एक बात बताओ वसु, देश भर के तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक मत होकर काम करें तो क्या हमारे देश में उन्नति नहीं होगी? जी आप प्रणाम पापा। ताऊ जी नमस्ते। कल रात को दफ्तर से घर लौटा तो तुम्हारी चिट्ठी मिली नदी में पानी के मामले। पढ़ ली बुआ? हाँ।
क्या ख्याल है आपका? अब है मंजू सर अंदर चल। आ तू। मुझे बताया कि आज खुदबीन का मतलब क्या था? भैया जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो जाता तब तक हमें हमें का यकीन हो गया है। रिपोर्ट नहीं पढ़ी आपने, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। संचालक मंडल के पास तुम ये फैसला स्टेटमेंट के रूप में बताना चाहते हो? अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। स्टेटमेंट में बहुत कड़ी कड़ी बातें लिखी हैं तुमने, जैसे तुम्हारी आदत है। करीब करीब लिखा है कि हम लोग लालच में आकर लोगों को बुलाकर यहाँ जहर देते हैं। ये भी लिखा है कि हम जानबूझकर कीटाणु से भरा हुआ पानी लोगों को पिलाते हैं। ये देखिए, ये देखो आप फिर नाराज हो। मैंने ठीक इस तरह से नहीं लिखा, पर बात तो ठीक है ना। हम लोगों ने कितना प्रचार प्रसार किया था, प्रोपेगेंडा किया था कि लोगों को अच्छे से रखेंगे, सुख से रखेंगे और सस्ते में जमीन देंगे, और वे सब लोग हमारे ऊपर भरोसा करके आ गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? हम लोग पानी के भीतर जहर दे रहे हैं उन्हें। जो लोग स्वस्थ है ना, उन्हें भी हम मौत के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। भैया बात क्यों नहीं मान लेते आप? कोई कड़ी बात कहेगा तो क्या जवाब दोगे उसको तुम? और इसीलिए तुम कहना चाहते हो चमड़े के कारखाने की गंदगी को रोकने के लिए, उनकी तरफ से एक नाला बनवा देने के लिए, पानी को और भी अच्छी तरह फिल्टर करने की आवश्यकता है तथा कुछ नल फिर से बैठाने होंगे। बिल्कुल भैया, इसके सिवाय तो रास्ता ही नहीं है। तुम बताइए। आज सुबह ही इंजीनियर के साथ मुलाकात हुई। मैंने बातों बातों में अपनी भविष्य की कल्पना के रूप में तुम्हारी योजना की बात भी छेड़ी। ठीक अभी के लिए नहीं, लेकिन भविष्य में शायद हमें मरम्मत पूरी कर सके। शायद कर सके। इंजीनियर तो हंसते हंसते नोटपुट हो गया, हंसेगा ही। एक बात भी सोच के देखा है, इस सब रद्दो बदल में कितना खर्च आएगा? कितना? मुझे जितनी जानकारी है आंकड़ा कई करोड़ों में जाएगा। कितना लग जाएगा? सिर्फ यही नहीं, 6 महीने लगेंगे इस सब रद्दो बदल में। 6 महीने? क्या तुम ठीक ठीक बता सकते हो कि 6 महीने लग जाएंगे? कम से कम इस 6 महीने तक क्या करोगे बताओ? लोगों से कह दूं कि आप लोग अपनी घर गृहस्थी उठा के कहीं और चले जाइए, क्योंकि आप लोगों के असीम करुणा के सागर डॉक्टर साहब ने चमड़े का कारखाना बंद कर दिया है। कारखाना बंद करने का मतलब यही होगा। और तुम समझते हो ये अफवाह फैलने के बाद लोग यहाँ आएंगे? जो लोग यहाँ मौजूद हैं आखिर तक ठहरेंगे? तो भैया पानी सचमुच खराब है। ठीक ऐसे वक्त शुरू किया जब कॉलोनी हाल ही में बढ़ने लगी है, लोग बाग आने लगे हैं। आसपास की बस्तियां भी आजकल वाटर वर्क्स की बात सोचने लगी हैं। ऐसे में वो लोग जी जान से कोशिश करेंगे कि तुम्हारे यहाँ से लोगों को फुसला कर ले जाएं। करेंगे? शायद ये भी कहने लगे कि पौराणिक जमाने से जिले के लोग कुएं का पानी पीते हैं, ये नए नए कारखाने सब मुसीबत लाते हैं, इसलिए आओ हम सब लोग पौराणिक काल में चले जाएं और देखना लोग मान भी लेंगे। मैंने भाजपा से नाराज होकर लोगों को कहते हुए सुना है कि इससे अच्छी तो कांग्रेस थी। कांग्रेस के जमाने में तंग आकर लोगों को मैंने कहते सुना है कि इससे अच्छे तो अंग्रेज थे। अबे इस देश के लोग ऐसे ही हैं। ये लोग तो पवित्र कुएं पोखर बावड़ी को मानने वाले हैं। फिर जितना रुपया हम लोगों ने मिलकर झोंका है वो सब पानी में जाएगा। लेकिन रुपया बड़ी चीज नहीं है। कितना बड़ा स्वप्न था मेरा, अपने इस छोटे से इलाके को, अपनी इस जन्मभूमि को एक महान सम्मान दिलाऊंगा, एक विख्यात स्थान बनाऊंगा मैं। तुम चाहते हो इसे नष्ट कर दिया जाए अपनी इस जन्मभूमि को? तो मैं नष्ट करना चाहता हूँ अपनी जन्मभूमि को। और नहीं तो क्या? ये मत भूलो इस वाटर वर्क्स की वजह से ये बस्ती बनी है। तो अब क्या किया जाए? तुम्हारे इस लेख को पढ़कर तनिक भी ये अंदाजा नहीं लगता कि पानी की हालत उतनी खराब है जितनी तुम बताते हो। गर्मी पड़ते हुए कहे देता हूँ भैया, देख देना क्या हालत होती है लोगों फिर की। भी कहता हूँ इस मामले को लेकर बेकार में इतना उबल रहे हो तुम। बैठो आओ बैठो। मेडिकल कॉलेज के ब्राइट स्टूडेंट है तुम। इतना तुम्हें जानना चाहिए कि बीमारी होने पर दवा से उसका इलाज हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है बीमारी है तो दवा से उसका इलाज करो। वाह ठीक। और उसके बाद और क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच विचार के जो भी नुकसान होगा उसका मुआवजा दे देंगे। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस धोखाधड़ी में साथ? धोखाधड़ी? और नहीं तो क्या भैया, ये सब क्या है? धोखाधड़ी, झूठ, बेईमानी, भैया जनता के खिलाफ एक अपराध है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी कोई बड़ी मुसीबत आ पड़े। तुम्हें नहीं लगता? बहुत खूब भैया।
मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है रिपोर्ट में, और ये बात तुम जानते हो और बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बस मान नहीं रहे हो, क्योंकि गलती मान लेने से तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि तुमने पंपिंग स्टेशन बड़ी गलत जगह लगा दिया है। मैं क्या समझता नहीं भैया, मैं सब समझता हूँ। ठीक समझ लिया। तो अब बार बार इतनी गलतियां मान लेने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता डॉक्टर साहब। कई बार जनता की भलाई के लिए सब बातें दबा कर रखनी होती हैं। उसी जनता की भलाई के लिए और भी कई वजह हैं। तुम्हारी ये रिपोर्ट फिलहाल डायरेक्टर्स के पास नहीं जा सकती। हाँ, भविष्य में मैं खुद इस बात को ठीक मौका देख कर उठाऊंगा, इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा, लेकिन इस समय नहीं। तुम भी जनता की भलाई करने वाली इस बात को किसी से नहीं कह पाओगे। असंभव, तुम अब इसे नहीं रोक सकते। अब तक तो ये खबर लोग जान चुके हैं। जान चुके हैं? कौन? कहीं जनवाणी वाले तो नहीं? जी हाँ, वे लोग देखेंगे कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मजबूर हो। तुम एकदम गैर जिम्मेदार इंसान हो है। सोचा नहीं इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। फल मुझे? हाँ तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे, मुझे विश्वास है, मैंने सदा तुमसे बड़े भाई जैसा ही बर्ताव किया है। जिस समय तुम यहाँ वहाँ भूखों की तरह भटक रहे थे ना, मैं तुम्हें यहाँ लेके आया, मैंने तुम्हें यहाँ जमाया। ये बात मैं 1000 बार मानता हूँ, लेकिन अब बस, अब बहुत हो चुका है। अब तुम्हें कुछ सबक मिलना ही चाहिए। जिस बात को सरकारी भेद की भांति छिपा कर रखना उचित था, तुम एक ना समझ की भांति इसे उसे ढोल पीट कर बता दे। अब तो अफवाह पूरे शहर में फैल जाएगी। अब तो उन लोगों का मुंह भी बंद नहीं किया जा सकता। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है तुमने। अब तुम ही इसे संभालो। मैं किस तरह? ये कह के कि और जांच पड़ताल करने के बाद जैसे सब लोग चौंक उठे थे, शायद तुम भी जितना घबरा गए थे, ये मामला उतना भयंकर नहीं है। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? इसके अलावा ये भी अखबार में लिखकर देना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर तुम्हें पक्का विश्वास है। कहेंगे कि वे लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए यथोचित यथासंभव इंतजाम करेंगे। पर भैया देख लेना, जब तक तुम इस धोखाधड़ी की ओर जनता को बहकाने की कोशिश करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच कर देखा है। इट इज माय कंसिडर्ड ओपिनियन। वाटर वर्क्स के कर्मचारी की हैसियत से तुम्हारी कोई निजी राय नहीं हो सकती। मतलब मेरी कोई निजी राय नहीं है? कर्मचारी की हैसियत से नहीं, वाटर वर्क्स के सबऑर्डिनेट सर्वेंट की हैसियत से अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। हद हो गई भैया, मैं एक डॉक्टर हूँ, ए मैन ऑफ साइंस, मेरे में कुछ अधिकार है। पानी के मामले में तुम एक बात नहीं कहोगे, कोई लेख नहीं छपाओगे जब तक हम लोग अनुमति नहीं देंगे। हम लोग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें मना किए देते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। पापा जो भी गलत है ना, उससे आप किसी भी तरह मत मानिएगा। अच्छा, तुम लोग भी कान लगाए हुए थे? हाँ, मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुना। अच्छा ही हुआ, मैं पता तो चले कि तुम्हारे महान पिताजी जो तुम मुझे मना करने की आज्ञा दे रहे थे, क्योंकि तुमने अपनी हरकतों से मजबूर किया है मुझे ये हुक्म देने के लिए। मुझसे कि मैं खुलेआम झूठी बात बोलूं। बिल्कुल, हम लोग अपनी बात के अनुसार वक्तव्य देना बहुत ही आवश्यक समझते हैं। तो क्या आप लोग की हिदायत से पापा को झूठ बोलना पड़ेगा? और अगर मैं राजी ना हूं तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए हम लोगों को एक वक्तव्य देना होगा। ठीक, यही सही भैया, पर मैं तुम लोगों के खिलाफ लिखूंगा। ये बात मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी बात ठीक है। देख लेना तुम। तब तो तुम्हें बर्खास्त करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा मेरे। व्हाट? नौकरी से बर्खास्त? जी हाँ, साहब की नौकरी चली जाएगी वाटर वर्क्स से। मैं खुद पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इनको काम से हटाया जाए। पानी के मामले में इनकी कोई जिम्मेदारी न रहे। मैं हत्या नहीं करना चाहता, तुमने मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए। जी ताऊ जी, आप ऐसे इंसान निकलेंगे सोच नहीं सकती। चुप रहे। मंजू बेटा, इतनी जल्दी मुंह फूल गया? जी वसुधा, इन सब में सबसे बुद्धिमान हो तुम। इसे समझाओ, पता नहीं किन लोगों के चंगुल में फंसकर बहलावे में आकर ये तुम लोगों की गृहस्थी को कितना नुकसान पहुंचा। अपनी गृहस्थी की बात मैं खुद देख लूंगा। सिर्फ इस गृहस्थी की बात नहीं करता मैं, पूरी गृहस्थी की बात, इस जन्मभूमि की बात। जन्मभूमि?
इस जन्मभूमि के भले बुरे की बात सिर्फ और सिर्फ मैं सोचता हूँ और कोई नहीं। इसलिए मैं लोगों को बताऊंगा यहाँ की अच्छाइयाँ, यहाँ की बुराइयाँ, ताकि और भी उन्नति। एक ना एक दिन तो लोग जानेंगे और देखेंगे कि इस जन्मभूमि से सबसे अधिक प्रेम किसे था। प्रेम क्या है? प्रेम जिद करके बस्ती की आमदनी के मुख्य साधन को बंद कर देना चाहते हो, इसे कहते हो तुम प्रेम? तुम्हारे क्या दिमाग खुल गया है? हम लोग कचरा, कीड़ों से भरा हुआ गंदा पानी लोगों को पिलाकर जिंदा रह पाएंगे? चुप! जो आदमी अपने गांव के नाम, अपने देश के नाम सिर्फ और सिर्फ गलत बातों का प्रचार करना चाहता है, वो इस गांव का दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है। बहुत सोच समझ के बात कहना डॉक्टर साहब। मेरी ही गलती थी। बहुत पहले उसे रोक देना उचित था। सुना? मुझे ही कहता है कि मैं इस देश का दुश्मन हूं। मैं किसी भी तरह मुंह बंद करके सहन नहीं करूंगा, कभी नहीं। सहन करना ठीक नहीं है। तुम्हारे भाई के हाथ में ताकत है। और मेरे हाथ में न्याय है वसु। और क्या मूल्य है उस न्याय का अगर हाथ में ताकत ही न हुई तो? वसु एक स्वाधीन देश, उसके अलावा वो जनवाणी है, प्रगतिशील पद, उसके पीछे है मध्यम वर्ग के लोग, मेरे पीछे है बहुमत। ये क्या मेरी ताकत नहीं? जब सत्य के लिए खड़े रहोगे और वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो इसलिए क्या मुझे देश का दुश्मन कहा जाए? अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा ना करूं तब तो ये बात सिद्ध हो जाती है। तो क्या मैं अपने देश के प्रत्येक कर्तव्यों का पालन नहीं करूंगा? तो क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है देश के लिए और देश के लोगों के लिए। और तुम्हारी गृहस्थी को कौन देखेगा? अपनी गृहस्थी के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं ना? माँ अभी हम लोग के लिए इतनी चिंता की जरूरत नहीं। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमने नौकरी कर ली है, अपना खुद देख सकती हो, पर अरुण का क्या होगा? मेरा क्या होगा? इस बारे में सोचा है कभी? इस बारे में प्लीज थोड़ा सोच के देखो। वसु तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। भैया की बात मानकर अगर एक कोई झूठा स्टेटमेंट दे दूं तो क्या मैं जीवन में एक मिनट के लिए भी शांति पाऊंगा? मुझे लगता है कुछ नहीं लगता। पर भैया की बात मानकर अगर तुम नहीं मानकर अगर तुमसे झगड़ा बोलोगे तो जो शांति इस गृहस्थी में जल उठेगी ना, उससे हमें मुक्ति दो। तुम्हारी अब है, फिर वही हालात हो जाएंगे। पहनने के कपड़े फटे हुए, एक कौर हम लोगों के लिए जुटाने में तुम्हें इधर उधर चक्कर काटते फिरना पड़ेगा। याद नहीं रामगढ़ में क्या हुआ था? याद नहीं कानपुर में क्या हुआ था? अबे प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उन दिनों की बात मत भूलो, नहीं तो बहुत भूल हो जाएगी। ये हालत ईमानदार आदमी को ये लोग चैन से जीने नहीं देते। वो देखो अरुणा, जरा इसकी ओर भी तो देखो। मेरे पास आओ बेटे। नहीं, कभी नहीं। चाहे धरती टूट चूर हो जाए कभी नहीं। मैं जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाऊंगा, झूठ बोलकर कभी नहीं। अब क्या कर रहे हो? वसु, मैं झूठ बोलकर नहीं झुकाऊंगा सर। अबे प्लीज, क्या कर रहे हो? अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता हूँ वसु।
पढ़े के तो हमारा हथियार है। सब माल मसाला मेरी मुट्ठी में आ चुका है। उनके खिलाफ जाना ठीक रहेगा? निर्भय जी, अरे वो तो कुछ बनने में बस गए हैं। मतलब देखो, अगर निर्भय जी ने डॉक्टर साहब की बात नहीं मानी तो उन्मत्त मत का एक भी वोट नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि मकान मालिक समिति का भी नहीं। और अगर उन्होंने समर्थन कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ उनका झगड़ा होगा। जिनके हाथ में उनकी चाबी है, अब इन दोनों तरफ की लड़ाई में फायदा किसका होगा? अच्छा आप समझा। इसीलिए अश्विनी सर, अखबार कितनी खराब हालत में छुड़ाने मैंने उसे दूसरी नौकरी देखने की कोशिश तक नहीं की। अरे आज के टाइम में अखबार एक बहुत बड़ा हथियार है, आपको नहीं पता? बल्कि मैं तो कहूँगा ये लेख है डॉक्टर साहब, इसके बारे में तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी? हिस्ट्री में देखोगे ना, पता चलेगा अखबार कितनी बड़ी चीज है, कितनी क्रांति हुई है। लेकिन फिर भी एक बार सोच विचार की काम। डॉक्टर साहब, मैंने आर्टिकल छाप डाली है। लेकिन आपके भाई? हाँ छाप डाली है, हो जाए लड़ाई। इसी बीच में मैंने और भी 4-5 आर्टिकल सोच रहे। ये अंग्रेजी का है। भागीरथी ठीक है, चाहता हूँ जिसे कि विषय पर। नहीं सभी अलग अलग विषय के ऊपर। मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी पानी और नल कॉर्पोरेशन को लेकर एक से दूसरा निकलता चला जाएगा, एक खंडर होते मकान के खंभों की तरह। समझे आप लोग? एकदम पक्की बात डॉक्टर साहब, गाने खंडर को चकनाचूर किए बिना कुछ नहीं जा सकता। क्या चकनाचूर करोगे भाई? डॉक्टर साहब आप पानी की टंकी को चकनाचूर करने की बात तो नहीं सोच रहा? नहीं, आप तो खामखा डर जाते हैं। ये दूसरी बात, आपको मेरा आर्टिकल कैसा लगा? एक शब्द में कहूँ, लाजवाब। सचमुच? जी हाँ साहब, दो टूक समझने के लिए किसी को पंडित होने की जरूरत नहीं है, ये आज ही कंपोज हो जाएगा। यही कीजिए, टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। भागीरथ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंटिंग की जिम्मेदारी आपकी रही। आप निश्चिंत रहिए। समझ लेना कि सोना है, एक एक शब्द जरूरी है। ये प्रूफ कब तक छपवा दिख सकेगा? उसके बाद ये लोग देखेंगे, बस्ती के सब लोग। सिर्फ देखेंगे, चौंक उठेंगे डॉक्टर साहब। और वे लोग इंसाफ करके देखेंगे कि मैं ठीक कहता हूं नहीं। आप लोगों को नहीं पता कि तरह तरह का डर दिखाया गया है मुझे। मुंह बंद करके रहना होगा, डर मौत की बात। सच्चे रहने के बजाय, इंसाफ के बजाय अपने नीचे लाभ को बड़ा मानना होगा। इससे बड़ी लिस्सा और क्या हो सकती है? अरे इन पूंजीवादियों से और क्या आशा कर सकते हो? अब से जनवाड़ी के हर अंक में मैं लिखूंगा, एक के बाद एक लेख लिखकर मैं उनको छिन-मिन कर दूंगा। डॉक्टर साहब वो अब होगी लड़ाई आर या पार की। हाँ ये लड़ाई है, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है। पर थोड़ा धीरज रखिए डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत सोच विचार कर ही काम करना ठीक रहेगा। कैसा सोच विचार भागीरथ जी? जब बात के पास डायनामाइट मौजूद और उसका इस्तेमाल न करें, तो हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ पानी और कीटाणु की बात नहीं है, सारे समाज की गंदगी दूर करनी होगी। कीटाणु से मुक्त करना होगा इस देश को, वरना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जितने पुराने निकम्मे लोग हैं सबको हटा देना होगा सब जगहों से। लेकिन अब हमारे पास बेशुमार काम है। थोड़ी देर पहले तक तो मैं इतना क्लियर नहीं था, और अब सब समझ में आ रहा है। हम सब मिलकर कहेंगे, चुंगी का कामकाज योग्य व्यक्तियों के हाथ में सौंपने का वक्त आ गया है अब। बस अगर हम लोग जल्दबाजी ना करें, मिलकर चले, तब कोई डर नहीं है। अरे डर हो या ना हो उसकी चिंता कौन करता है भागीरथ जी? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब सत्य के लिए, अपने आत्मा की आवाज में। आपकी मदद करना हम सब लोगों का कर्तव्य है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ही तो इस बस्ती के सबसे सच्चे मित्र हैं और इस समाज के सबसे बड़े हितैषी भी। आखिर पहचाने के भागीरथ जी आप भी डॉक्टर साहब हैं, जन साधारण के सच्चे मित्र, निष्ठावान व्यक्ति। डॉक्टर साहब को इस बार मकान मालिक समिति की ओर से इस उपाधि से सम्मानित करेंगे। मेरे भाई ने थोड़ी देर पहले मुझे एक उल्टी बात कही थी, ये बात उन्हें एक ना एक दिन तो वापस लेनी है। हाँ, मुझे पेशेंट को देखने जाना है, तब तक आप लोग ना प्रूफ अच्छे से कोई गलती ना हो। जी आप चिंता मत करिए, की जिम्मेदारी आपकी बात है जी, मैं फिर आता हूँ। डॉक्टर साहब हमारे बड़े काम आएंगे। हाँ, जब तक पानी का मामला सामने है, उसके बाद इनके साथ चलना शायद खतरनाक होगा। हाँ वो तो सोच विचार करके ठीक कर लिया जाएगा। और भागीरथ जी, इतना डर किस बात का लगा रहता है आपको? डर? हाँ मुझे लगता है डर, जब आप लोगों की नीडरता का मतलब होता है ये बेकार अधिकारी को भटकाना, तब लगता है डर मुझे। उच्च राजनीति की बात कीजिए आप, तब पता चलेगा कि डर क्या होता है। सैद्धांतिक रूप से मैं भी लोकतांत्रिक हूँ। नहीं तो इन सब बातों से तो गोलमाल होता है। भाई साहब मेरे पास भी लेख है, यही है सारा गोलमाल। अगर आप लोग कहें कि हम लोकतांत्रिक हैं तो उसमें कुछ गोलमाल नहीं होता, क्योंकि ये क्या नाम है, कांग्रेस हो या विरोधी दल हो, सभी लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, ठीक है। पर इन सब मामले में मैं अधिकारियों को चिढ़ाने का विरोधी हूँ। लेकिन भागीरथ जी, मैं कोई हवा के साथ रूप बदलने वालों में से नहीं हूँ, और ना कभी आपके साथ ऐसा करूंगा, आप देख लेना। अश्विनी जी, आप तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं,
और आपका अचानक ये सब प्रतिज्ञा कर बैठना ठीक नहीं है। और ध्रुव बाबू, आप एक तो पक्की खूंटियां ढाने की कोशिश कीजिए। वाटर वर्क्स में लेबर ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा है ना? लेबर ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहे हो? तो उससे मुझे क्या? पर कोई मुझे बार-बार ये कायर या डरपोक कहेगा तो मुझे कहना ही होगा। इस प्रेस के मालिक भागीरथ के चरित्र में कोई मिलावट नहीं है, जो चाहे कसौटी पर रखकर देख सकता है। हृदय से मैं भी किसान मजदूरों की तरह ही हूँ। और ये बात सच है कि सोचने विचारने पर मैं मालिकों की ओर झुकता हूँ। ये बात याद रखिएगा दोनों। आदमी को एकदम छोड़ देने की जरूरत है। क्या कागज और कलम के पेज के रुपए देते ऐसे किसी को जानते हो? पैसे कमाना तो बहुत ही बुरा है। भाई अगर होता तो अगर डॉक्टर से कहा जाए तो क्या फायदा, उसके पास क्या रखा है? अरे उसके पास नहीं, लेकिन उसके पैसे वाले हितेशी उसके ससुर पेशुमार रुपया मुद्दे के पास सांप की तरह कुल्ले मार के बैठा है। क्योंकि जानते हो उसके पास रुपए है। जरूर अच्छी तरह जानता हूँ। अब कुछ तो मिलेगा डॉक्टर की बीवी को, कुत्ता कुछ तो देगा अपनी बेटी को। अरे कम से कम अपने नाती नाती के छोड़ेगा ही। अच्छा, उसी का असर लिए बैठे हो तुम? आसरा कैसी बात करते हैं? भला मैं क्यों लूंगा आसरा? मैं भी आता हूँ। अब समझ में आ रहा है मुझे क्यों जाते हो मेरे साथ डॉक्टर साहब के घर तुम? बेटा, यहाँ कैसे ना हुआ? कुछ एक काम था, पर देख के लग रहा है आपको डिस्टर्ब कर। नहीं बेटा, डिस्टर्ब नहीं किया। आओ बैठो। नहीं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। समाज की भलाई और सत्य की ओर ही आपकी दृष्टि है। मानना पड़ेगा आपने तो हम दोनों को ही चकमा दे दिया। कैसे कर लेते हैं आप जो दिखते हैं ना, वो है नहीं। ये मैं किसी दिन भी नहीं भूल सकूंगी। नफरत होती है मुझे आपसे। बेटा, इतनी सब कड़ी बातें मुझसे करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। खासकर इस वक्त। क्यों? खासकर इस वक्त क्यों? कि मेरी मदद के बिना तुम्हारे पापा का काम अब नहीं चलेगा। जी अंकल, आप इतने कमीने भी हो सकते हैं। अरे मंजू बेटा, वो बात गुस्से में मेरे मुंह से निकल गई, विश्वास करो। किस पर विश्वास करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। नमस्ते। अश्विनी सर, वो किताबें छोड़ी जा रही, करवाई जाए किसी और से। अनुवाद। मंजू बेटा मेरी बात तो सुनो। अश्विनी सर, क्या हुआ? निर्भय जी क्या? प्रेस में आ गए, बोलते हैं अश्विनी से बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी? चलिए देखिए, मुझे नहीं पता। यहाँ ऐसे मेरे आने की आपको उम्मीद नहीं थी ना अश्विनी जी? यहाँ सच में नहीं थी। छोटा है लेकिन बड़ा सुंदर है आपका दफ्तर। बहुत भाग्यवान है आप। बिना सूचना दिए आ गया। आपका वक्त तो बर्बाद नहीं होगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खड़े तो हैं आप। आइए बैठिए। धन्यवाद। अश्विनी जी, आज एक बड़ी अप्रिय घटना हो गई आपके साथ? आज की इस दुर्घटना के जिम्मेदार है हमारे पानी के नल के मेडिकल ऑफिसर, यानी अपने डॉक्टर कुमार जी। उन्होंने नल व्यवस्था में कुछ एक कमियों की कल्पना करके एक रिपोर्ट भेज दिया डायरेक्टर्स के पास। लिखकर जी? आपको नहीं कहा? हमसे तो कहा था कि बता दिया। हाँ, वो ऐसा कुछ कह रहे थे। ये पांडुलिपि कहाँ है भाई? यही। नहीं निर्भय साहब, आप ये हमारे डॉक्टर साहब का लेख है। इसी की बात कह रहा था। हाँ, आप शायद किसी की बात कर रहे थे। क्या लगा पढ़ के? जी मैंने पढ़ा नहीं, मैंने तो बस सरसरी नजर डाली है अभी तक। छाप तो रहे हैं। देखिए, इतने सिद्ध आदमी का लेख मैं कैसे लौटा सकता हूँ? अखबार के मामलों में कुछ नहीं जानता हूँ मैं। बैठिए तो सही भाभी। कहाँ चल दिया? बैठिए ना, बैठिए आइए आइए। देखिए, आप तो एक समझदार इंसान, कोई
यहाँ समाज में आपका मान सम्मान भी तो बहुत है। हाँ, ये छोटे छोटे मकान वाले के साथ में। लेकिन यही लोग तो संख्या में सबसे अधिक हैं। ये बात ठीक है। भागीरथ जी, मैं जानता हूँ आप उनके विचारों से भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक, तो जब इस मध्यम वर्ग के लोगों में आत्मत्याग की इतनी गौरवशाली इच्छा मौजूद है जी, इससे सिद्ध होता है कि ये लोग समाज से कितना प्रेम करते हैं। इतनी तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। इतने सालों तो और आप लोग भी तो पब्लिक को भली भांति जानते हैं। हाँ, ये कोई ऐसा बड़ा भारी आत्मत्याग का मामला भी तो नहीं है। निर्भय साहब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो कुछ कहा है ना, उसे करने के लिए रकम चाहिए, उसका आंकड़ा कई करोड़ों में है। करोड़ों में? यही तो, ये रकम चुंगी को उधार देनी होगी, जो कुछ भी पब्लिक फंड में है उसमें से, तथा कुछ टैक्स पड़ा। आप कहना चाहते हैं कि हमारी भविष्य की जनता के खून पसीने की कमाई इस तरह बर्बाद होगी? इसके सिवा रुपया भागीरथ जी कहाँ से आएगा? जो लोग नल के मालिक हैं। नहीं, उनके पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं। ये क्या एकदम अंतिम बात है। देखिए, मैं तो बातचीत करके यही समझा। अब अगर बस्ती के लोग सब कुछ बदल के उन्नति कर लेना चाहते हैं तो उसका कर्ज भी तो देना होगा। अश्विनी, ये तो कुछ और ही मामला है। सबसे मुश्किल की बात यह है कि पानी पंप करना 6 महीने के लिए बंद करना होगा। 6 महीने बंद यानी किसी को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा? बिल्कुल बंद। मरम्मत पूरी होने में इतना वक्त तो लग ही जाएगा। निर्भय साहब, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मकान मालिक तब तक क्या पिएंगे, आप बताइए। अब इस बात का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है भागीरथ जी, लेकिन हम भी क्या कहें बताइए। अगर लोग प्रोपेगेंडा करने लगे कि हम लोग यहाँ कीड़ों से भरा हुआ पानी देते हैं, पानी के नाम में जहर देते हैं, तो यहाँ कोई आएगा? कोई ठहरेगा यहाँ? निर्भय साहब, अब आपको क्यों लगता है कि ये आशंका बिल्कुल बेबुनियाद है, माने प्रोपेगेंडा? मैं तो बहुत कोशिश करके भी यही समझ सकता। तब तो कहना ही पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ। माफ कीजिए। उनकी बात यही है कि आपकी बात सच है। मेरा भाई हमेशा से ही कुछ शंकी सा है। अश्विनी जी, क्या आप निर्भय साहब की इन सब बातों के बावजूद भी डॉक्टर साहब का लेख छापेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने मोटे तौर पर जो भी हालत है उसका ब्यौरा लिख लिया है। उसमें यह भी आसानी से दिखाया गया है कि थोड़ी बहुत उन्नति की जा सकती है इसी ढांचे। वो क्या है? मैं लाया था एक सोच के। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, अबे ये थोड़ा सा मुझे उसके साथ यहाँ मुलाकात मुझे आप लोगों से बात है। आप उस कोशिश के साथ आइए। आप कोशिश कीजिए, आप देख रहे हो यहाँ पे। इनके साथ भी रहना ना। भागीरथ जी, आप भी कुछ काम करते रहिए। आर्टिकल रेडी हो गया? अरे बड़ी जल्दी लौटा है डॉक्टर साहब। भागीरथ जी, प्लीज काम पूरा करके जाइए, मेरे पास आज टाइम नहीं है। प्लीज। सुना है कि अभी प्रूफ रेडी नहीं हुआ। अब इतनी जल्दी कैसे? अब आप लोग तो समझ सकते हैं कि मैं बेहद बेचैन हो रहा हूँ। छापे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी टाइम लगेगा डॉक्टर साहब, है ना भागीरथ जी? हाँ, इसमें क्या शक है। ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। वैसे भी ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है और इंसान को थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी होती है। चलता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे अभी कह देना ठीक है? हाँ, माने कोई बात है। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये सब मत कीजिए आप, प्लीज। क्या ठीक नहीं? अरे ये सभा, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये चाहे जो भी हो, प्लीज आप ये मत कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दूसरी बात कहनी थी। देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो सच है वो मुझे कभी ना कभी आपसे कहना पड़ता। क्या करें आप? मैं आपसे जो छुपाना- सोचा था आप पुलिस ऑफिस में क्यों आई हो? काश अब है तुम समझ सकते। अरे भाभी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप आ जाइए। आप परेशान हो प्लीज, नाराज नहीं हो। मैं बस इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। देखिए, मैं 2 बच्चों की माँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बात तो सभी जानते हैं। तुम ये जानते तो उन्हें सिर्फ पत्ती के मुंह में तो न डालते। क्या मामला है? यहाँ पर तुम्हारा क्या सिर फिर गया है? तो बाल बच्चे हैं तो क्या सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं रहेगा मेरे पास? क्या मैं अपने देश के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकूंगा? बिल्कुल कर सकोगे अबे, बिल्कुल। बस जरा सोच समझ कर। अब मैं भी ये कहता हूँ कि सोच विचार कर समझ। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहने
शायद हम सब में तुम सबसे अधिक विद्वान हो और उसी तरह बहुत ही आसान है तुम्हें फंसा देना। अश्विनी, देखिए, अगर आप इनका ये नहीं छापेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। डॉक्टर साहब, आप भाभी जी की बात मान जाइए। जाओ प्लीज गो। तुम कुछ नहीं समझती। जिस ओर सत्य है, जिस ओर बहुमत है, उनकी हार नहीं होनी। पर देख रहा हूँ कि ये जितने भले मानुष, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो हमारे इस देश की नींव है, इस संपदा की नींव है, वे लोग तो आगे बढ़ेंगे ही। भेज दो, हम सबको आगे बढ़। हमारे स्थानीय अधिकारी की छड़ी। वो क्या हुआ था? नहीं, मैं समझ गया। वो यहाँ आप लोगों को तोड़ने के लिए आए थे और मुझे यहाँ प्रेस का आता देखकर वो कहाँ गए भाभी जी? देखते ही भाग गए। भैया अपनी चीज छोड़ कर कहीं नहीं जाते। वो शायद यहीं कहीं है, हो सकता है उस कमरे में या फिर वहाँ उस कमरे में, या हो सकता है फिर वहाँ। अब तक महसूस करता हूँ मैं। अरे भैया समझते नहीं आपको, ये सब नहीं चलेगा। इस सब पागलपन का क्या मतलब है? सोच समझ कर बात करो भैया, देखते नहीं मेरे हाथ में। तुम सोचते हो ना कि अब भी तुम छड़ी दिखाकर लोगों को डराओगे। ये सब अब नहीं चलेगा। तुमने मुझे बर्खास्त किया था, अब मैं तुम्हें बर्खास्त करूंगा हमारी सब जगहों से। तुम सोचते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे साथ प्रगतिशील लोग हैं। ये अश्विनी, ये ध्रुव, देखना क्या लिखते हैं तुम्हारे खिलाफ जनवाणी के पन्नों पर। ये भागीरथ जी भी मेरे साथ है, मकान मालिक समिति की ओर से। मैं नहीं करूँगा। अश्विनी जी, क्या आप हैं इस आंदोलन में? मैं भी नहीं। इस सब का क्या मतलब है अश्विनी? डॉक्टर साहब, आपने सारा मामला गलत तरीके से हमारे सामने रख दिया। गलत तरीके से? अरे आप परेशान मत होइए, आप मेरे आर्टिकल छाप दीजिए। जो भी जवाब देना हो मैं दूंगा। लेकिन छपेगा नहीं। मैं नहीं छाप सकता। आपने की हिम्मत नहीं है डॉक्टर साहब। हिम्मत नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो अखबार के संपादक हैं और संपादक क्या अखबार चलाता है? जी नहीं, अखबार चलाते हैं पाठक। डॉक्टर साहब, जो लोग पैसा देते हैं, यानी कि प्रगतिशील जानवर, मध्यम वर्गीय लोग ही अखबार चलाते हैं। और वे सब मेरे खिलाफ। बड़ी जल्दी खिसक गया राजदंड। यानी आपके अखबार में मेरा आर्टिकल छपना इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, मैं आपके घरबार की भलाई की उनकी घरबार की बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है अश्विनी। जनता की जानकारी के लिए मुझे लगता है ये वक्तव्य छापना काफी होगा। ये एक सरकारी वक्तव्य है। ध्रुव, इसको ले जाओ। कह देना कि आदि कंपोज हो जाए। पर मेरा आर्टिकल नहीं छपेगा। ठीक, आप लोग सोचते हैं ना कि इस तरह से मुझे दबा देंगे सत्य को। भागीरथ जी, आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे इस आर्टिकल को पर्चे की तरह छाप डालिए। 100, 200, 500 बल्कि कई हजार प्रतियों में छाप डालिए। डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं कर सकता। पूरे दाम देने पर भी नहीं। देखते तो है कि लोग नाराज हो जाएंगे। जनमान और उसे आप यहाँ कहीं नहीं छपा सकते। तो मेरा आर्टिकल मुझे लौटा दीजिए। ये मैं लोगों को बताऊंगा, सभा करके चिल्ला कर
पढ़ूंगा। सच बात क्या है लोग जान जाएंगे। कोई हम नहीं मिलेगा। सभा के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी तुमको। हे भगवान, ये क्या? इस तरह से सब हमारे दुश्मन क्यों हो गए? जानती हो क्यों? ये सब के सब बूढ़े हैं, जर्जर बूढ़े। ये लोग तुम्हारी तरह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने घर बार के बारे में। इस देश के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। तो फिर ये देखेंगे कि बूढ़ों में भी बीच बीच में सीधा खड़े होने की ताकत होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो यहां से। आखिर मैं अपनी औरत तक को पागल कर दिया इस आदमी अरे यार यहाँ ये सब क्या हो रहा है यार? मामला क्या है भाई साहब? डॉक्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है यार। हम निर्भय साहब की ढुकाई करेंगे। क्या मतलब? अपने भाई की? हाँ। अरे राम राम। क्या राम राम? अरे भाई कलयुग है, कलयुग। कोई किसी का नहीं है भाई। बारह छपाई की बातें करते हैं उसकी डॉक्टर की। अजी साहब जरूर भीतर कोई गोलमाल है, नहीं तो जगह क्यों नहीं देता कोई? किराए का और भी नहीं मिला क्या? नहीं कुछ नहीं मिला भाई। तो हम लोग क्या करें? हम लोग बोलते देखो भागीरथ बाबू को। हाँ हाँ भागीरथ बाबू जो बोलते हैं वही सत्य होता है। हाँ रास्ता लीजिए। निर्माण से रिपोर्ट क्या है? भाई नहीं जानते नहीं। अरे जनवाणी अखबार का आदमी है, भागीरथ का जनवाणी। हाँ क्या लगता है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। तकदीर से आपने जगह दे दी वरना ऐसी कोई बात नहीं। सचमुच अंकल आपने बहुत हिम्मत का काम किया। मुझे ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इधर ही। होता है इसमें। जी आ गए। आइए निर्भय साहब। कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। देखो बस तुम शांत रहना और नाराज मत होना। नहीं नहीं, मैं संभल कर बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि सभा चलाने के लिए साथियों एक सभापति की जरूरत है। उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये है। अरे
मेरी भी यही एक राय है कि सभापति चुन ही लिया जाए। मैंने ये सभा बुलाई है एक बात बताने के लिए। लेकिन उस बात से बाकी लोगों में विरोध भी तो हो सकता है। एक सभापति चुन लेंगे, एक फैसला हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कि सभापति की मांग जनता की मांग है। ठीक है, यही सही। तो साथियों, मेरी राय है कि निर्भय साहब का ही सभापति होना उचित है। भाइयों, कई वजह हैं, आप लोग जानते हैं, मैं तैयार नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो इस काम के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। मैं सभापति के रूप में मकान मालिक समिति के सभापति श्री भागीरथ जी का नाम लेना चाहता हूँ। आप लोगों ने जब पूरे विश्वास के साथ में मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को ये स्थान दे रहे हैं, तो मैं विरोध नहीं करूंगा। जब आप लोगों ने मुझे चुन ही लिया है, तो शुरू में ही मुझे एक बात कहनी है। मैं बहुत ही अमन पसंद आदमी हूँ। सोच विचार कर, समझ बूझ कर चलना और सबको साथ लेकर चलना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। जो लोग जानते हैं मुझे, वे बात जरूर जानते होंगे। तजर्बे से कह सकता हूँ कि मिलकर चलना ही हर एक इंसान का कर्तव्य है। इसीलिए सुमति सभा में भी मिलकर चलने से ही समाज का कल्याण है। इसीलिए मैं उन श्रद्धेय नागरिकों से जिन्होंने ये सभा बुलाई है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे सुमति की सीमा का उल्लंघन ना करें। सुमति समिति! सुमति समिति! क्या बोल रहे तू? ये इसको बाहर निकालो है। आप बाहर निकालो इसको। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देख ले, आराम से देख ले। ऐसा बैठिए थोड़ी। आपने से किसी को कुछ कहना है? सभापति जी, तो आप लोगों के सामने चुंगी के चेयरमैन श्री निर्भय साहब आप लोगों के सामने विशुद्ध विचार रखेंगे। अपने उपस्थित एक रिश्तेदार की बात सोचकर, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो चुंगी और नल के डॉक्टर हैं, उनके साथ मेरा क्या नाता है। मेरी इस सभा में भाषण देने की इच्छा बिल्कुल न थी, लेकिन शहर की सबसे अहम व्यवस्था के मामले में अपनी गहरी परेशानी के कारण ही आप लोगों के सामने आना पड़ा और ये प्रस्ताव रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सभा में उपस्थित शहर का कोई भी नागरिक पानी के मामले में किसी भी अनर्गल एवं बेबुनियादी प्रचार पर कान न दे, जिससे किसी भी झूठ के फैलने का तनिक भी प्रचार न हो सके, इसका इंतजाम करें। इसीलिए मैं ये प्रस्ताव आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि ये सभा डॉक्टर अभय कुमार के पानी के मामले में किसी भी बयान को सुनने से इनकार करती है। ये क्या बकवास है? अभय, तो मेरी बात कोई नहीं सुन सकेगा फिर। जनवाणी में प्रकाशित मैंने अपने बयान में जितनी भी मुख्य बातें हैं सब खोल कर लिखी हैं, जिससे सभी समझदार लोग आसानी से अपनी राय कायम कर सकेंगे। डॉक्टर के इस बेकार के प्रस्ताव ने न केवल शहर के इज्जतदार लोगों को अपमानित किया है, बल्कि उसे मानने पर शहर के समस्त करदाताओं के कंधों पर एक नया ही बोझ डालने की कोशिश की है, जिसका आंकड़ा कई करोड़ों में है। आप शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि निर्भय साहब के इस प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और मेरी ये पक्की धारणा है कि डॉक्टर साहब के शोरगुल के पीछे कोई और वजह है। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। सभापति जी, मुझे कुछ कहना है। तो आप लोगों के सामने जनवाणी के संपादक अश्विनी तलवार अपनी बात रखेंगे। शुरू में डॉक्टर अभय कुमार की बात को कई जगहों से समर्थन मिला था। मैंने भी अपनी ताकत के हिसाब से उनका समर्थन किया था।
लेकिन जब पता चला कि डॉक्टर साहब की झूठी कहानी से हम लोग ठगे गए, कहिए कि डॉक्टर की गैर जिम्मेदाराना बातचीत से, और आज की इस घटना से तो यह सिद्ध भी है कि जनता भी डॉक्टर कुमार के खिलाफ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरे श्रद्धेय नागरिकों, आप सिर्फ मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप मुझे बताइए कि एक संपादक का कर्तव्य क्या है? सभी पाठकों की इच्छा के अनुसार चलना ही है ना? सभी पाठकों के हित की रक्षा और उस हित को बढ़ाने का भार क्या एक संपादक के ऊपर नहीं है? आप बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे एक व्यक्ति जिनके घर पिछले कई दिनों में आता जाता रहा, ऐसे एक व्यक्ति जो आज तक अपने सहनागरिकों से हार्दिक सहानुभूति और शुभकामनाएं जताते रहे, ऐसे एक व्यक्ति जिनकी एकमात्र, कहिए जिनकी मुख्य चारित्रिक कमजोरी ये है कि वो दिमाग के बजाय अपने दिल पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके साथ संबंध छोड़ने में मुझे अपने साथ ही लड़ाई करनी पड़ी है। इस समाज के प्रति कर्तव्य ही ने मुझे वो संबंध छोड़ने के लिए भी मजबूर किया, और एक वजह है इसने मुझे संबंध छोड़ने के लिए मजबूर किया, वो है उनके परिवार के लिए हमारी चिंता। के बारे में बात ना करें, आप पानी के नल के बारे में बोले। निर्भय साहब के प्रस्ताव पर वोट लिए जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपने पानी के नल की बात कहने की इच्छा अपने, मुझे एकदम नई बात कहनी है। पानी की बात भाई, मुझे भी कुछ कहना है। आप सब लोगों की तरफ से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इधर। भाई मेरा कहना ये है, अरे रुक जाइए, मेरा कहना ये है कि जो 8 बजे के बाद में ठेके बंद होते हैं उनको चालू करो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए शांति से। अब आप लोगों के सामने चुंगी के डॉक्टर अभय कुमार अपनी बात रखना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। कुछ दिन पहले तक मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की गई होती तो मैं देख लेता। अपने सबसे बड़े अधिकार, अपने न्याय संगत अधिकार की रक्षा के लिए मैं शेर की तरह लड़ता, पर अब ये सब बातें मेरे लिए बेकार है। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि इतनी बातें, इतनी घटनाएं घटी हैं कि मेरा सर चकराने लगा। पर अब सारी स्थिति को मैं एकदम साफ साफ देख पा रहा हूं। इसीलिए आज की ये सभा बुलाई गई। भाइयों, मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके मुकाबले में बाकी सारी बातें, जैसे हमारे पानी में कीटाणु हैं या चमड़े के कारखाने, ये बात मैं खुद ही कह रहा हूं आप लोगों से। मैं आज आप लोगों से पानी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैंने एक नया आविष्कार किया है, और ये आविष्कार ये है कि हमारी सारी सोच विचार की जड़ गलत है। हमारा ये दुर्बल सभ्य समाज एक ऐसी धरती के ऊपर खड़ा है जहां छुआछूत और भेदभाव के कीटाणु लिबलिबा रहे हैं। पागल डॉक्टर साहब, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात के ढंग पर जरा नजर रखें। इंसान अपने बचपन को जिस तरह से प्यार करता है, मैं अपने इस गांव को, जिसके ऊपर एक कॉलोनी बनी है, इसे बहुत प्यार करता हूं। जब मैं यहाँ से चला गया था तो उस वक्त मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुई। उसके बाद वहीं दूर से उस वीराने में अपने देश के लोगों की याद की कल्पना को रंगों से रंगता आया। मेरा जीवन बाहर ही बाहर कटा। अपने सच बोलने की वजह से मैं कहीं भी एक जगह जमकर काम नहीं कर पाया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने वतन को भुला दिया। वहीं उस दूर देश में बैठे बैठे मैंने तैयार की थी ये पानी नल की योजना, इस कॉलोनी की योजना। उसके बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यकीन मानिए, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। अपने देश में रहूंगा, अपने समाज के लिए जो कुछ बन सकेगा करूंगा, प्यार करूंगा अपने देश के लोगों से, आप लोगों से। पर वास्तविकता की ओर से आंखें मूंद कर मैं खुश होता था। कल सवेरे या शाम को अचानक मेरी आंखें खुल गई कि देखा कि यहाँ के ये अधिकारी लोग एकदम बुद्धिहीन हैं, मूर्ख हैं। डॉक्टर साहब, ये सब बेकायदा है।
छोटी मोटी बातों में मुझे पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। मुझे पता चला है कि यहाँ के ये अधिकारी लोग एकदम मूर्ख हैं। ये लोग बस अपना सिक्का जमाए रखने की कोशिश करते हैं। कोई ईमानदार आदमी जहां भी जाएगा ये लोग रास्ता रोक कर खड़े होंगे ही। ऐसे लोगों को उन तमाम लोगों की भांति कीड़ों की तरह मारकर सफाई करना जरूरी है। किसको बोल रहे हैं? अरे भाई तेरे को नहीं बोल रहा। अरे तेरे को नहीं। किसको बोल रहे हैं? मेरे को कैसे बोल सकते हो आप ये? ठीक है, मैं अपने सम्मानीय अधिकारियों के बारे में अब कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आज की ये सभा इन अधिकारियों की बुराई करने के लिए बुलाई गई है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत भारी इसलिए कि ये सब लोग बीते हुए जमाने के लोग हैं, बीते हुए जमाने के बासी विचारों का जिनका कारोबार है। ये लोग खुद ही अपनी मति भूल रहे हैं, इन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने ही हमारे समाज को सबसे अधिक गंदा कर डाला है। ये भी नहीं, ये लोग ही हमारे बीच सत्य और स्वाधीनता के सबसे बड़े दुश्मन है। ये भी नहीं। कौन है वो लोग? नाम बताइए। बताऊंगा। ये आविष्कार तो मैंने कल ही किया है। सत्य और का सबसे बड़ा है ये उधार का बहुमत। जी हाँ, इन शरीफ लोगों का बहुमत। डॉक्टर साहब, सभापति की हैसियत से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये आप अपनी बात वापस ले लीजिए। ये बहुमत ही आज यहाँ मेरा मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है। बहुमत जो कहे वही हमेशा उचित होता है। कभी नहीं। इस देश में बहुमत किनका है? बुद्धिमानों का या मूर्खों का? सारे संसार में मूर्खों का बहुमत है। सत्ता उनके हाथ में है, ये ठीक है, पर सत्य नहीं, न्याय नहीं। चुप हो जाओ। इस तरह से आप लोग चिल्ला चिल्ला कर मुझे बिठा तो सकते हैं, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अब हमारे डॉक्टर साहब क्रांतिकारी बन गए हैं। हाँ, हूं मैं क्रांतिकारी। क्या ये बहुमत नहीं सत्य का बहुत पट्टा ले रखा है? झूठ के खिलाफ मैं क्रांति करूंगा। और ये लोग ऐसे भाव बनाए हुए बैठे हैं जैसे सत्य के ऊपर इन लोगों का एक अधिकार है। ये लोग जो कहें वही सत्य है, बाकी सब बेकार, झूठ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सत्य उनके मन माफिक नहीं होता उसे क्या कहेंगे वे लोग? सत्य नहीं है। ये सत्य का हिसाब भी तो जोर जबरदस्ती से डराकर पैसों से खरीद कर तैयार किया गया। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सब सत्य ही सत्य नहीं होते। ऐसे बहुत से सत्य एकदम अर्थहीन है, बेकार है, झूठे हैं। सत्य सर में सींग होते हैं क्या? डॉक्टर की हैसियत से आप लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अरे बासी मांस की तरह नुकसानदायक है ये। हमारे समाज की तंदुरुस्ती को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। डॉक्टर साहब अपने विषय से बहुत दूर चले गए। जी नहीं, मैं अपने विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं। यहाँ के मुखिया लोगों ने ही इस देश की शांति नष्ट कर दी है। जी हाँ, ये सब शरीफ लोग, बहुमत, ये जोर जबरदस्ती का बहुमत, ये सब बुराइयों की जड़ है। इन लोगों ने ही हमारे चारों तरफ की जलवायु को बर्बाद कर डाला है। उसका कारण शायद ये है कि यहाँ की स्वाधीन और बुद्धिमान जनता ने आज सत्य के प्रति अपनी आस्था को सिद्ध कर दिया। वाह, अब तो अश्वनी भी सत्य के बारे में बोलने लगे। सत्य, क्या मतलब है सत्य का? किस मानधात के जमाने का सत्य है? दुनिया में ऐसा कोई सत्य नहीं जो हमेशा चलता रहे। हमारे बूढ़े बाप दादा जिसे अच्छा या सत्य समझते थे, वो अच्छा लगने पर भी उसका कोई मूल्य नहीं। सत्य कर रहे हैं हम लोग जो इस लड़ाई में उतर आए हैं। आखिर इन बातों का मतलब क्या है? मतलब है अश्विनी जी, मतलब है कि जो जनवाणी दिन रात जिस नारे का जाप करती है कि ये जनता सब बातों का पैमाना है, पैमाना, अरे क्या मतलब है उन सब बातों का? बकवास बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये जनवाणी और दूसरे अधिकार संपन्न लोग झूठा प्रचार प्रसार कर करके अगर आप लोगों को ये यकीन करा दे तो भी क्या हमारी अशिक्षित भटकी हुई जनता के हाथ में कोई शक्ति है? या फिर वो इस जनवाणी की बात कोई अपनी बात समझकर उस पर यकीन करता चली आ रही है?
और इस मौके का फायदा उठाकर ये गिनती के 2-4 लोग बात कहने का मौका पाकर ऐसे रोक दिखाने के लिए जनता का कितना काम करते हैं। अरे असल में तो ये लोग मतलबी लोग हैं। सुन रहे हैं आप लोग? डॉक्टर साहब किस तरह चालाकी से आपको मूड को रेस्ट्रिक्शन क्या कर गालियां दे रहे हैं, गालियां। देखिए, आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, ये बात मैं जानता था, लेकिन जो लोग सत्य से प्रेम करते हैं उन्हें ये इस तरह का अपमान तो सहना ही होगा। जिन लोगों को खाना कपड़ा नहीं जुटता, स्टेशन पर, फुटपाथ पर, सड़क के किनारे जिनकी रातें कटती हैं, उन्हें अपनी गलती समझाना बहुत आसान है। जिस घर में हवा नहीं जाती, ठीक 2 बोर भोजन नहीं जुटता, मैं तो जानता हूं कि किस तरह से वहां पर जीवन शक्ति गायब हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी तो दिख रही है। यहाँ की ये चोरी, बेईमानी और झूठ के ऊपर खड़ी हुई इस चुंगी का इंतजाम देखकर। डॉक्टर साहब, अब ये सब किसी तरह से नहीं चलने दिया जा सकता। अरे बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जा सकता। देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग। तो मैं सड़क के चौराहे पर पुकार कर कहूंगा, दूसरे सब जगह के अखबारों में लिखूंगा और यहाँ के हालात में सबको बताऊंगा। साहब समझ में आ रहा है, डॉक्टर साहब की इच्छा ये है कि ये बस्ती टूट जाए। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अरे इस तरह जीने से बेहतर है कि ये बस्ती टूट जाए। बस्ती टूट जाए? जो आदमी अपने समाज और देश को नष्ट कर देना चाहता हो, वो जरूर इस देश का दुश्मन है, दुश्मन। अरे ये आदमी तो सचमुच ही देश बस्ती के एक रहने वाले और एक नागरिक के नाते यहाँ जो कुछ मैंने सुना है उससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। डॉक्टर साहब के चरित्र का ऐसा रूप सामने आया है जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। मजबूर होकर यहाँ के नागरिक की बात मुझे माननी पड़ती है कि डॉक्टर साहब देश के दुश्मन है। इसीलिए मैं ये घोषणा करता हूँ और ये सभा मानती है कि डॉक्टर साहब देश के दुश्मन है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सभा के काम में इतनी धीरज के साथ बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए आप लोगों को असंख्य धन्यवाद। और आज की सभा में ये आसानी से ऐलान किया जा सकता है कि हमारी जनता अपने हित के विषय में कितनी सजग है। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के जल व्यवस्था कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों, खास तौर पर निर्भय साहब का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके हमारे सपनों को, हमारे भविष्य को साकार बनाया है। साथियों, आज की सभा ये यही समाप्त हुई। जिंदाबाद।
जलना जाए जल, जलना जाए जल, जलना जाए जल, जलना जाए जल। धरा न कल हो मारुधर, समझ जाने अब पागल पागल। जलना जाए जल, जलना जाए जल। सागर सागर पहरा दे, गागर गागर पहरा दे, बूंद बूंद पर पहरा दे, बादल बादल पहरा दे। नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा, नदी है प्यासी, घड़ा है प्यासा, मर ना जाए कल पर पागल। जलना जाए जल, जलना जाए जल। सांसों का और बूंदों का, दोनों का बदले के साथ, दोनों जीवन बांटते, दोनों का बदले के साथ। बूंदों को भी सांसों जैसी, बूंदों को भी सांसों जैसी, मान के चल समझ ले पागल। जलना जाए जल, जलना जाए जल। सारे गामा गरे गरे सारे गामा गरे सारे गारे गरे। सारे गामा गरे ये था नाटक एनिमी ऑफ द पीपल। आपका दृश्य कलाकारों से परिचय करवा दे। सबसे पहले डॉक्टर अभय कुमार के किरदार में थे महमूद अली। दूसरा आस्था शर्मा। काली सिंगर नरेंद्र अरोड़ा। प्रशांत विनय सैनी, विवेक शर्मा, जो गौरव स्वामी, रवि प्रियांशु। बाकी जो कलाकार थोड़े थोड़े दिखे, गोपाल, उमेर, दीक्षा, श्याम, राहुल। अब जो कलाकार अदृश्य थे, भागीरथ के किरदार में थे उन्हें भी दृश्य कराते हैं। बैक स्टेज प्रोडक्शन मैनेजमेंट देशराज गुजर और सिद्धार्थ कुमार। आर्ट डिजाइन एंड ऑपरेशन सोहित शेखावत। काजल।
नाट्यकृति के निर्देशक और महत्वपूर्ण अभिनेता योगेंद्र सिंह। राहुल भाटी। मेकअप किया है असलम भाई ने। म्यूजिक विमल मीणा। इनमें से मैं किसी को भूल गया हूं क्या? रमेश तपेश। विजय। धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जवाहर कला केंद्र का, यहाँ के अधिकारियों का, डीजी, एडीजी, सब मैडम का धन्यवाद, बक्सा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना हमको सही समय पे आपने चीज़ें मुहैया करवाई। और खास तौर पे आप सब आने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी संख्या में बहुत अच्छा पल था कि इतनी संख्या में आप लोग पधारे, इतनी शांति से आपने नाटक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।